तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डीटी की पाठशाला के अंदर। और मैं हूं आपका दोस्त और डीटी का होस्ट प्रोफेसर अमित राजपुरोहित। तो दोस्तों, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है कैपिटल गेन्स। जी हाँ, कैपिटल गेन्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। खास करके जो फाइनेंस एक्ट 2024 में जो अमेंडमेंट हुए थे 23 जुलाई 2024, उस अमेंडमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है इस चैप्टर को लेकर के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलूंगा कि अगर अभी तक आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का लेक्चर नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिएगा। खास करके जो गिफ्ट वाला पार्ट है, पहले आप वो कर लीजिए तो कैपिटल गेन पढ़ने में समझने में बहुत आपके लिए आसानी होगी और मजा आएगा पढ़ने के लिए। तो पहले आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला लेक्चर देख लीजिए या फिर जो गिफ्ट वाला पार्ट है वो देख लीजिए। ओके, चलिए तो सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं कैपिटल गेन्स की। तो कैपिटल गेन का जो चार्जिंग सेक्शन है ना 45(1) है। 45(1) आपका चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है कि अगर कैपिटल असेट है और वो कैपिटल असेट क्या हुआ है, ट्रांसफर, कैपिटल असेट होना चाहिए और कैपिटल असेट ट्रांसफर हुआ है तो कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा दोस्तों। और कैपिटल गेन कौन से ईयर में कंप्यूट करोगे? ऑलवेज ईयर ऑफ ट्रांसफर में कंप्यूट करते हो बस। यस, 3 सेक्शन ऐसे हैं जहां पे आपको जरूरी नहीं है कि ईयर ऑफ ट्रांसफर में कंप्यूट किया जाए। एक है 45(1)(a) जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट वाला है, एक है 45(2) जो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड है, और एक है 45(5) जो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट है। इन 3 सेक्शन केस में हो सकता है ईयर ऑफ ट्रांसफर में हो जाए या हो सकता है ईयर ऑफ ट्रांसफर में ना होकर किसी और ईयर के अंदर आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़े। बाकी सारे केसेस में द ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर, उस साल में आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा। चलो, अब कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए दो तरह का, एक होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। पीरियड ऑफ होल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है, बट दोनों में तरीका सेम है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंस है, जो खर्चे आपने ट्रांसफर करते टाइम किए उन सारे खर्चों को माइनस कर दोगे, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करोगे तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने सेक्शन 50B एंड 50D के अंदर आपको एग्जम्पशन मिल सकता है, अगर शॉर्ट टर्म है तो इस तरीके से टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। दोस्तों, मैं आपको भी बता देता हूं कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर टैक्स रेट एक तो 111A, सेक्शन 111A के अंदर बेसिकली 20% के हिसाब से आपका टैक्स लगता है, और बाकी जो नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स लगता है। मतलब जैसे नॉर्मल टैक्स आपके मेरे जैसे जो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई होता है ना, तो उनको वहां पे आपका स्लैब रेट से लगता है। और जो पार्टनरशिप में 30%, कंपनी के केस में 30% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है। तो नॉर्मल वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो आपका नॉर्मल टैक्स रेट से, जबकि 111A वाला जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आपको 20% से उसके ऊपर टैक्स लेना पड़ेगा। दूसरा, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, और वहां पे आपका नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। जी हां, कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। अगर 23 जुलाई 2024 या इसके बाद में अगर असेट ट्रांसफर हुआ है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं लेना है वाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। कब इंडेक्स लेना उसके बारे में बात करूंगा, तो आगे चलते हैं। तो दिस वे यू विल फाइंड आउट योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उसमें से आपको टोटल 5 तरह के एग्जम्पशन मिल सकते हैं: 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, और ये आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। अब यहां पे बेटा सेक्शन 214 के अंदर डेफिनेशन ऑफ कैपिटल बोला गया है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, यूज फॉर बिजनेस और नॉट, मतलब हर तरह का प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट होता है। बट उसमें से कुछ एक्सेप्शन है, मिसेज की चीज हम बात करते हैं उसके ऊपर, तो कुछ एक्सेप्शन है मिसेज की जीएस। ऑब्वियसली मतलब सीधी सी बात है, उस केस में वहां पे आपका कैपिटल असेट वो नहीं माना जाएगा, तो कैपिटल कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। बट बाकी सारे केस में प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वो कैपिटल असेट होता है। दूसरा, अगर कोई सिक्योरिटीज हेल्ड कर रखी है, किसने? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन एफआईआई जो होती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने सिक्योरिटी चाहे स्टॉक इन ट्रेड की तरह हेल्ड कर रखा हो या इन्वेस्टमेंट की तरह हेल्ड कर रखा हो, उनके लिए उनको कैपिटल असेट ही माना जाएगा। फर्क नहीं पड़ता उन्होंने कैसे हेल्ड कर रखा है, उनके लिए कैपिटल असेट ही माना जाएगा। दूसरा, अगर यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट फंड है तो वो भी कैपिटल असेट ही माना जाएगा।
लेकिन अगर जो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड की बात करें तो मिसेस की जीएस है वो कैपिटल एसेट नहीं होता है। जैसे मूवेबल पर्सनल एसेट जो कि बेसिकली आपने अपने पर्सनल पर्पस खुद के या फैमिली के लिए रखी हुई है, ये सारी की सारी कैपिटल एसेट नहीं होती है। बट अगर उसमें बेटा ज्वेलरी है, ज्वेलरी है तो ज्वेलरी जो है ना, ज्वेलरी अगर मैं बोलूं सिर्फ ज्वेलरी नहीं बोलूंगा, डीजे पे सब नाचेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डीजे पर सब नाचेंगे। डी फॉर ड्राइंग, जे फॉर ज्वेलरी, पी फॉर पेंटिंग्स, शेयर्स एंड सिक्योरिटी, स्कल्पचर्स एंड स्टैच्यूज, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन, ये सब बेसिकली भले पर्सनल पर्पस के लिए क्यों ना हेल्ड कर रखा हो, ये आपके लिए कैपिटल एसेट होती है। कैपिटल एसेट होती है, जी हां, कैपिटल एसेट होती है। डीजे पे सब इज कैपिटल एसेट। बट अपार्ट फ्रॉम डीजे पे सब अगर आपने पर्सनल पर्पस के लिए रखा हुआ है, इनफैक्ट कार भी आ गया, ये सब कैपिटल एसेट नहीं होता है। लेकिन रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है बेसिकली, अच्छा यहां पे मूवेबल पर्सनल एसेट, जो इमूवेबल पर्सनल एसेट जैसे आपका घर वगैरह है, वो कैपिटल एसेट होता है। इसके अलावा रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया जो है वो आपका कैपिटल एसेट नहीं होता। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट होता है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं होता है। फिर स्टॉक इन ट्रेड होता है जिसमें रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, कंज्यूमेबल स्टोर्स हो गया, फिनिश गुड्स होगा, ये सब भी कैपिटल एसेट नहीं होता है। गोल्ड बॉन्ड इशू अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1977, 80, 1980, 1999, ठीक है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू अंडर गोल्ड मोटर स्कीम 2015 एंड नेशनल डिफेंस बॉन्ड, ये सब भी कैपिटल सेट नहीं होता है। एंड स्पेशल बैरर बॉन्ड 1991, ये भी कैपिटल सेट नहीं होता है। तो सुनो इधर ध्यान दो, अगर आपके पास में मिसेस की जीएस है, मिसेस की जीएस, एम फॉर मूवेबल पर्सनल एसेट, वो कैपिटल सेट नहीं होता है। बट डीजे पे सब अगर उसमें है तो कैपिटल सेट, ड्राइंग, ज्वेलरी, पेंटिंग, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, स्कल्पचर्स एंड स्टैच्यूज, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये सब कैपिटल सेट होता है। उसके बाद में रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल सेट। इसके बाद में आपका स्टॉक इन ट्रेड जो है ना वो कैपिटल सेट नहीं होता है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, बेसिकली डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड गोल्ड मोटर स्कीम 2015 एंड स्पेशल बैरर बॉन्ड्स, ये सब कैपिटल एसेट नहीं होता है। डेप्रिशिएबल एसेट जो होती है ना दोस्तों, वो कैपिटल एसेट होती है। और कैपिटल एसेट होने के बाद में भी कैपिटल गेन ऑलवेज शॉर्ट टर्म ही आएगा। वो पीजीपी में डिटेल में कवर हो रखा है, सेक्शन 50-50A इंडिविजुअल एसेट सिस्टम, ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम, जब डेप्रिशिएशन पढ़ रहे थे तो उसके अंदर ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा। ऑलवेज 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 लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। भले एसेट लॉन्ग टर्म हो सकता है बट वहां पे आपका कैपिटल एसेट जो कैपिटल गेन होगा ना वो शॉर्ट टर्म ही होगा। दूसरा, ठीक है, ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब आ जाता है, जिसमें डायमंड्स भी आ जाते हैं, किसी कपड़े में सिला हुआ वो भी आ जाएगा। अगर यहाँ पे गोल्ड यूटेंसिल, बर्तन है गोल्ड के यूटेंसिल, वो भी कैपिटल एसेट है। बट सिल्वर यूटेंसिल कैपिटल एसेट नहीं है। गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइंस कैपिटल एसेट माना जाता है। चलिए उसके बाद में वहां पे हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करते हैं, कब रूरल होगा कब अर्बन होगा। तो उस केस में बेटा अगर वहां पे आपका जो एग्रीकल्चर लैंड, अगर म्युनिसिपल जो लिमिटेड म्युनिसिपल या आपका म्युनिसिपल एरिया है, अगर उसका पॉपुलेशन बेसिकली 10,000 से ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा है, तो म्युनिसिपल लिमिट से 2 किलोमीटर के अंदर अंदर वाला आपका अर्बन हो जाएगा, बाहर वाला रूरल हो जाएगा। अंदर इधर जान दो, पॉपुलेशन का 10,000 से ज्यादा है तो जो म्युनिसिपल लिमिट है उससे वहां पे 2 किलोमीटर के अंदर वाला एरिया अर्बन हो जाएगा, बाहर वाला रूरल हो जाएगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन वहां पे सीधी सी बात है 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन, तो म्युनिसिपल लिमिट से 6 किलोमीटर के अंदर वाला एरिया जो होता है ना, अंदर वाला एरिया, वो तो आपका अर्बन होता है, बाहर वाला रूरल हो जाता है। और अगर आपका पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो इन दैट म्युनिसिपल लिमिट से जो अंदर वाला बेसिकली 8 किलोमीटर का अंदर वाला एरिया है वो आपका अर्बन होता है और बाहर वाला पूरा का पूरा आपका रूरल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देने का है। चलिए एग्जांपल दे रखा है बेटा, इसको आप समझ लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए काम। तो अगर आपके पास में जो असेट है, अगर वो कैपिटल असेट है तो कैपिटल असेट ट्रांसफर होगा तो कैपिटल गेन होगा। लेकिन अगर मिसेस की जीएस है वो कैपिटल असेट नहीं होता है तो इस केस में कैपिटल गेन होने वाला नहीं है। फिर आता है सेक्शन 247 ट्रांसफर का डेफिनेशन। तो ट्रांसफर बेसिकली शेयर की ईसीजी हो गई, शेयर की ईसीजी हो गई। एस फॉर सेल ऑफ कैपिटल असेट, ई फॉर एक्सचेंज ऑफ कैपिटल असेट, आर फॉर रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट इन अ कैपिटल असेट, ठीक है, ई फॉर एक्सटिंग्विशमेंट, राइट सरेंडर कर दिया तो रिलिंक्विशमेंट हो जाता है। राइट अगर सीजेस टू एग्जिस्ट हो जाता है तो इन दैट केस बेसिकली वहां पे आपका क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट हो जाएगा, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट हो जाएगा। उसके बाद में कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड का रिडम्पशन ऑफ मैच्योरिटी होता है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी इन केस ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बेसिकली आपका ट्रांसफर होता है। शेयर की ईसीजी हो गई और ट्रांसफर होगा तो कैपिटल गेन भी कंप्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद में बेटा वहां पे आता है सेक्शन 47, बट 47 से पढ़ ले पहले हम लोग कुछ चीजें और भी डिस्कस करते हैं, जैसे कि पीरियड ऑफ होल्डिंग वगैरह हम लोग बात करते हैं। तो यहां पे समझना बात को कि अगर आपके पास में जो कैपिटल असेट है वो कौन सी वाली लिस्टेड सिक्योरिटीज है, या लिस्टेड सिक्योरिटी में शेयर्स, डिबेंचर, यूनिट्स वगैरह सब आ जाएगा, ये यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई है, या जीरो कूपन बॉन्ड है। तो अगर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर के डेट ऑफ ट्रांसफर, ये जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है, अगर वो
12 मंथ्स है, अप टू 12 मंथ्स है तब तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, और 12 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी एसेट हो तो उस केस में आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है बेसिकली डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ ट्रांसफर तक, अगर वो आपका बाकी सारी एसेट्स के केस में 24 मंथ तक है तब तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, उसके अलावा अगर ज्यादा हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो इधर ध्यान दो, सबसे पहले लिस्टेड सिक्योरिटी, जिसमें हर तरह के सिक्योरिटी आ जाती है, शेयर्स भी आ जाते हैं, डिबेंचर्स भी आ जाते हैं, यूनिट्स भी आ जाते हैं, लिस्टेड होना चाहिए। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ वहां पे आपका यूटीआई आ जाएगा, एंड जीरो कूपन बॉन्ड, उस केस में 12 महीना अप टू 12 मंथ शॉर्ट टर्म, 12 मंथ से ज्यादा है लॉन्ग टर्म हो जाएगा। बाकी ऑल अदर एसेट बेटा 24 मंथ, अप टू 24 मंथ शॉर्ट टर्म, अदरवाइज क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ये होता है आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेस पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिसाइड होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका अगर बात करें कि ये जो पीरियड ऑफ होल्डिंग पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म होगा तो क्या सर इंडेक्स है? अच्छा, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड किसको बोलते हैं? कि ऐसा म्यूचुअल फंड जो बेसिकली अपना इन्वेस्टमेंट है 65% और मोर इन्वेस्ट करता है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी में, तो उसको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बोलेंगे। और आपके पास में जो यूनिट्स है उनको यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बोलेंगे। अगर बेटा लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म है ना 23 जुलाई 2024 तक, अप टू 23 जुलाई 2024 के पहले इंडेक्सेशन होता था, इंडेक्सेशन है ना, लॉन्ग टर्म होना चाहिए और इंडेक्सेशन होता था 23 जुलाई 2024 के पहले। अगर ट्रांसफर हुआ है उसका में इंडेक्सेशन बंद हो गया। लेकिन अगर 23 जुलाई 2024 के पहले ट्रांसफर हुआ था तो उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के केस में हम लोग कैसे इंडेक्सिंग करते थे? जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो लेते थे, उसको मल्टीप्लाई करते थे CII ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस साल में ट्रांसफर हुआ उसका कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा होता था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जिस ईयर में अक्वायर किया उसका CII को हम डिवाइड कर देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंडेक्स करते हैं। लेकिन मान लो कोई एसेट आपने खरीदी थी 1 अप्रैल 2001 के पहले, तो उस केस में हम कॉस्ट कैसे लेते बेटा? तो उस केस में हम कॉस्ट लेने का तरीका है ना कुछ इस तरीके से है कि जो भी आपका ओरिजिनल कॉस्ट है वो लेते हैं और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 लेते हैं, विचएवर जो हायर होता है ना वो होता है कॉस्ट। इधर ध्यान दो ना बेटा, अगर आपने एसेट एक्वायर किया 1 अप्रैल 2001 से पहले, 1 अप्रैल 2001 के पहले, तो जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है उस ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर वहां पे हम कंपेयर करते हैं फेयर मार्केट वैल्यू whichever is higher और FMV 1 अप्रैल 2001 का लेते हैं हम लोग, बराबर है। लेकिन अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का 1 अप्रैल 2001 का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर ऑन रिकॉर्ड दे रखा है तो आप लोग क्या करते हो? FMV ऑन 1 अप्रैल 2001 और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 इन दोनों कंपेयर करते हैं, विचएवर इज लोअर करते हैं और जो एक्चुअल कॉस्ट होता है उसको विचएवर इज हायर कर दोगे आप, तो इस तरीके से वहां पे आपको कॉस्ट आ जाएगा। और अब ये कॉस्ट का जब इंडेक्स करने जाओगे, मैंने क्या बोला, इंडेक्स अगर 23 जुलाई 2024 के पहले तक ट्रांसफर हुआ था तब तो आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करते रहे, लॉन्ग टर्म इंडेक्स बेनिफिट मिलता था, लेकिन उसके बाद में इंडेक्स बेनिफिट हटा दिया है। ओके तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मल्टीप्लाई करेंगे CII ईयर ऑफ ट्रांसफर, ऑब्वियसली ईयर ऑफ ट्रांसफर जिस साल में आपने ट्रांसफर किया वो आ जाएगा, और अपॉन वहां पे नीचे लेंगे क्योंकि 2001 के पहले खरीदा था तो जो बेस ईयर है 2001-2 का उसका इंडेक्स नंबर जो आता है वो 100 है, वो उसे डिवाइड कर देंगे तो ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। इसी तरीके से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो सर इंप्रूवमेंट बेसिकली जो भी आप असेट को वहां पे खरीदने के बाद में जो खर्चा करते हो तो जितनी बार करोगे हर बार का आप इंडेक्स करोगे ऑब्वियसली 23 जुलाई 2024 के पहले, तो उस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को मल्टीप्लाई करोगे CII ईयर ऑफ ट्रांसफर, CII ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन CII ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट से कर लोगे। लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूं कि यह इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला है कैपिटल गेन कंप्यूट करते टाइम अगर आपका ट्रांसफर हुआ है ऑन और आफ्टर, कोई भी क्यों ना सेट हो, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, तो इंडेक्स बेनिफिट अवेलेबल होगा ऑन ट्रांसफर टू बिफोर 23 जुलाई 2024। अगर 23 जुलाई, सर ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो 25-26 में, फिर हमको 23 जुलाई 2024 के पहले कैसे सर? तो उसके लिए सब्र करो, रुको, आएगा वहां पे तुम्हारे लिए ये भी कि अगर सर कैपिटल गेन तो कंप्यूट करना है आपको 25-26 में, मैंने देखो स्टार्टिंग में बोला था कि कैपिटल गेन आपको ईयर ऑफ ट्रांसफर में कंप्यूट करना पड़ता है, बट 3 एक्सेप्शन बताए थे मैंने, 45(1)(a), उसके अलावा 45(2) एंड 45(5), उसके अंदर आपको कैपिटल गेन ईयर ऑफ ट्रांसफर के अलावा किसी और ईयर में भी कंप्यूट करना पड़ सकता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ट्रांसफर आपका 23 जुलाई 2024 के पहले हुआ हो, 23 जुलाई 2024 के पहले ट्रांसफर हुआ हो और कैपिटल गेन आप 25-26 के अंदर कंप्यूट कर रहे हो, ये सेक्शन के केस में ऐसा पॉसिबल है, तो उस केस में इंडेक्स बेनिफिट मिलेगा, इंडेक्सेशन करना पड़ेगा व्हाइल कंप्यूटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
लेकिन अगर ट्रांसफर हुआ है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, ऑन और आफ्टर 20, ये डेट मैं बार बार बोलूंगा, बार बार आएगा, तो उस केस में इंडेक्स बेनिफिट कैपिटल गेन कंप्यूट करते टाइम होने वाला नहीं है। बट कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। आ जाओ दोस्तों शांति से, और इसके ऊपर सीधा मैं क्वेश्चन के ऊपर लेके जाता हूं। इंडेक्स बेनिफिट इज अवेलेबल ऑन ट्रांसफर टुक प्लेस बिफोर 23 जुलाई 2024। Index and benefit was available while computing long-term capital gain arising on the transfer of long-term capital asset before 23 जुलाई 2024। मैंने क्या बोला, 23 जुलाई 2024 के पहले अगर असेट ट्रांसफर हुआ था, तो जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करते तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अपने को निकालना पड़ता था। वाइल कंप्यूटिंग टैक्स लायबिलिटी, है ना, अभी यहां पे खेल आता है कि अभी 23 जुलाई 2024, 23 जुलाई 2024 के बाद में इंडेक्स बेनिफिट हटा दिया गया है वाइल कंप्यूटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वाइल कंप्यूटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लेकिन यहां पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि सर अगर वहां पे आपका पास में जो आप जो ट्रांसफर कर रहे हो वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी था, लैंड बिल्डिंग और बोथ, लैंड बिल्डिंग और बोथ, और आप कौन हो, एक रेसिडेंट इंडिविजुअल या रेसिडेंट एचयूएफ हो, और आपने असेट एक्वायर किया था 23 जुलाई 2024 के पहले, और आप ट्रांसफर कर रहे हो ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। पहले सुनो, कौन हो आप, कौन हो आप, कौन हो आप, एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो या एक रेसिडेंट एचयूएफ हो। दूसरा, आपके पास में कौन सा प्रॉपर्टी था, लैंड था, बिल्डिंग था, या फिर आपके पास में बोथ था। तीसरा, आप वो अक्वायर कर रहे थे, अक्वायर किया था बिफोर 23 जुलाई 2024, और ट्रांसफर कर रहे हो ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, पहला मैंने क्या बोला, आप कौन हो, आप एक रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट नहीं, आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो या रेसिडेंट एचयूएफ हो। दूसरा, आपके पास में कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, लैंड थी, बिल्डिंग थी, या बोथ थी, और ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं कि इंडेक्स वहीं पे मिलता है, तो मतलब बोलने वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट था, और वहां पे आपने अक्वायर किया था, ठीक है, 23 जुलाई 2024 के पहले, 23 जुलाई 2024 के पहले, और आप ट्रांसफर कर रहे हो ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, है ना। तो इन दैट केस वहां पे आपको ध्यान देना है कि कैपिटल गेन कंप्यूट करते टाइम तो इंडेक्स नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप टैक्स कंप्यूट करने जाओगे, टैक्स कंप्यूट करते जाओगे, तो उस टाइम पे आपने कैपिटल गेन कंप्यूट करते टाइम क्या किया होगा, विदाउट इंडेक्स कैपिटल गेन कंप्यूट किया होगा। तो विदाउट इंडेक्स वाला जो, उसके ऊपर तो 12.5% का टैक्स रेट ले लोगे, और जो विथ इंडेक्स आपको नोट में नीचे करना पड़ेगा। सीधा मैं क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूं, विथ इंडेक्स वहां पे आपको नोट के अंदर करना पड़ेगा, और उसमें क्या करोगे, जो विथ इंडेक्स कैपिटल गेन निकाला आपने, जिसमें ऑब्वियसली 25-26 में ट्रांसफर हो, तो मल्टीप्लायर में 25-26 का जो CII है ना 376, वो मल्टीप्लायर में लेना पड़ेगा। क्वेश्चन तो जो भी मतलब आपने जिस ईयर में किया होगा वो डिवाइड कर दोगे, तो ऐसा करके आप टैक्स निकालने के लिए इंडेक्स करोगे, टैक्स निकालने के लिए। तो यहां पे देखो अच्छे से पढ़ते बेटा क्या बोलता है, वाइल कंप्यूटिंग टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 112, option of taking index benefit is available to an individual or HUF who is resident in India on the transfer of long-term capital asset being land, building or both, which is acquired before 23 July 2024. A resident individual or HUF, while computing long-term capital on transfer of land, building or both, has the option to take the benefit of indexation under section 112 in respect of long-term capital gains arising on the transfer of land or building or both, which is acquired before 23 July 2024. Accordingly, the long-term capital gain on the transfer of such land, building or both are subject to lower of tax. वो क्या रहेगा, 12.5% तो लेना है, लोअर टैक्स 12.5%। बट ये LTCG आपने विदाउट इंडेक्स जो मेन अपना स्टेटमेंट में निकाला होगा, और फिर 20% आपको लेना है जो LTCG आपने विद इंडेक्शन बेनिफिट निकाला होगा, विच एवर इज लोअर, ये टैक्स आपके वहां पे आ जाएगा। लेकिन जब ये टैक्स निकालोगे तो ऑब्वियसली आपको देखना है कि जो अदर इनकम है, अदर इनकम, क्या अदर इनकम इतनी है जहां पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिल जाएगा। मान लो अगर आपके पास में अदर इनकम उतनी नहीं है कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिल जाए, तो आपको इस कैपिटल गेन में से वो जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ना, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, वो दोनों तरफ वो माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद में जो बचा हुआ अमाउंट आएगा उसके ऊपर 12.5% एंड बचा हुआ अमाउंट आएगा उसके ऊपर 20%, लेके विच एवर इज लोअर करने का। डोंट वरी, एग्जाम्पल से मैं डिस्कस कर रहा हूं।
अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो इंडेक्स बेनिफिट है ना, ये कैपिटल गेन कंप्यूट करते टाइम नहीं है। मेन स्टेटमेंट में देखो वहीं पे कहीं पे इंडेक्स यूज नहीं किया था, लेकिन जब आप टैक्स कंप्यूट करोगे तो उस टाइम पे आपको नोट में करना पड़ेगा। तो इट मे बी नोटेड दैट दिस बेनिफिट टू रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ is to be given only while computing tax on long term capital gain under section 112 on transfer of land, building or both, and not while computing income under the head capital gain which would form part of your total income, and thus the computing income under the head capital gains to be included in gross total income indexation benefit is not to be given। ठीक है, अब सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है सर हमको, कब इंडेक्स करने का कब इंडेक्स नहीं करने का। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर 23 जुलाई 2024 के पहले ट्रांसफर हुआ था तो सीधी सी बात है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट पहले हुआ था तो उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करते टाइम इंडेक्सेशन के बेनिफिट मिलता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करते टाइम इंडेक्स बेनिफिट मिलता था। बट ट्रांसफर हो रहा है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, इंडेक्स बेनिफिट कैपिटल गेन कंप्यूट करते टाइम हटा दिया। लेकिन अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, रेसिडेंट एचयूएफ हो, आपके पास में लैंड था या बिल्डिंग था या बोथ था, और फिर उसके बाद में आपने उसको क्या किया है, ट्रांसफर किया है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, है ना, एंड खरीदा था आपने 23 जुलाई 2024 के पहले, तो इन दैट केस बेटा कैपिटल गेन कंप्यूट करते टाइम तो विदाउट इंडेक्स ही करना है, और जो विदाउट इंडेक्स कैपिटल गेन आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वही आपका टोटल इनकम का पार्ट होगा। लेकिन आप उसके ऊपर पहले 12.5% टैक्स निकाल लो, और फिर नोट के अंदर वहां पे आप फिर से एक बार कैपिटल गेन कंप्यूट करो जहां पे विद इंडेक्स आपको कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा, और उस केस में उस वाले पे 20% का टैक्स लेना पड़ेगा, और दोनों को कंपेयर कर लो, विच एवर इज लोअर होगा वो आपके लिए टैक्स पेबल हो जाएगा। आइए सर इसको है ना हम समझते हैं एग्जाम्पल से। तो देखो पहले देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, मतलब क्वेश्चन बेसिकली हमारी बुक का है, उसमें एक मूवेबल बेसिकली असेट है, और वो जो मूवेबल असेट है ना वो लॉन्ग टर्म था क्योंकि उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से ज्यादा, 1993 में खरीदा था और 2025-26 में बेच रहे थे। तो 25-26 मतलब ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। ये जो ट्रांसफर है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, सीधी सी बात है ये आफ्टर 23 जुलाई 2024 है, मतलब इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा है, और ऑब्वियसली मूवेबल है, तो उस केस में तो कैपिटल गेन कंप्यूट छोड़ो, जब टैक्स कंप्यूट करोगे तभी भी नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लिया, उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस कर दिया, नेट सेल कंसिडर आ गया, और जो भी क्योंकि असेट 2001 से पहले एक्वायर किया था तो उसका जो परचेज कॉस्ट था ओरिजिनल, उसमें जो भी परचेज के टाइम पे खर्चा किया था, जो भी परचेज के टाइम, जो ट्रांसफर के टाइम पे खर्चा करते हो तो ट्रांसफर एक्सपेंस है, जो परचेज के टाइम पे खर्चा करते हो वो कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से कॉस्ट आ गया आपका, और इसको कंपेयर किया 1 अप्रैल 2001 की एफएमवी से, विच एवर इज हायर आपका कॉस्ट आ गया, कोई इंडेक्सेशन नहीं किया, देखो कोई इंडेक्सेशन नहीं किया। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बेसिकली 2001 के पहले सारे इंप्रूवमेंट इग्नोर हो जाते हैं, लेकिन 2001 के बाद के जो भी इंप्रूवमेंट होंगे उनको आप कंसिडर करोगे। इस तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट किया। अब अगर इसके ऊपर टैक्स निकालना है दोस्त, तो इसके ऊपर खाली एक ही रेट है 12.5%, तो उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो सुनो कि मान लो भाई यहाँ पे ये इसको कोई और इनकम नहीं है, बस यही वाला इनकम है, तो आपने क्या किया, इस 2,77 लाख में से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस कर दिया 2,50,000 का। अब वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस कर दिया 250, तो बचा जो बेसिकली वहां पे 2,74,50,000 के ऊपर सीधा 12.5% टैक्स आ जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अभी यही 112 के अंदर टैक्स रेट है, और उसके अंदर आप सरचार्ज मैक्सिमम कैपिटल गेन अगर लॉन्ग टर्म 112A 111A शॉर्ट टर्म है या डिविडेंड इनकम है, तो ऐसी इनकम्स के ऊपर मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज है ना वो 15% होता है, मैक्सिमम 15% का सरचार्ज लगता है, भले आपका कैपिटल गेन कितना भी क्यों ना हो, टोटल इनकम कितना भी क्यों ना, फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% से आएगा, तो 15% सरचार्ज एचईसी करके इस तरीके से टैक्स निकाल। अभी देखो इसमें ना हमने कहीं कुछ इंडेक्स नहीं किया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। मान लो यही असेट लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होती, यही लॉन्ग टर्म मैंने यही इमूवेबल होती, तो इमूवेबल में लैंड बिल्डिंग बोथ सेम 1993 में खरीदा था, 2025-26 के अंदर आप उसको क्या करो ट्रांसफर, तो 25-26 मतलब ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। तो बेटा जब इंडेक्सेशन कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे तब तो इंडेक्सेशन नहीं मिलने वाला, भले लॉन्ग टर्म है। तो देख फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेम, ट्रांसफर एक्सपेंस सेम, नेट सेल कंसिडरेशन ही आ जाएगा। हाँ कॉस्ट निकालते टाइम क्योंकि यहाँ पे
ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 अप्रैल 2001 का हो सकता है, दे रखा हो तो एफएमवी 1 अप्रैल 2001, एसडीवी 1 अप्रैल 2001, विच एवर इज लोअर, और ओरिजिनल कॉस्ट के साथ में कंपेयर कर लोगे तो 7 लाख का आपका यहाँ पे क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्सेशन नहीं किया हमने, क्यों? क्योंकि सर 25-26 में ट्रांसफर हो रहा है, ऑब्वियसली इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो सेम ही माइनस होगा। इस तरीके से आपका कैपिटल गेन आया 2,78 लाख। अब आता है कहानी में ट्विस्ट, अब कहानी में आता है ट्विस्ट। इस 2,78 लाख में से आप ऑब्वियसली क्या करोगे, 2.5 लाख माइनस कर दोगे, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, ऑप्शनल टैक्स रिजीम मैं एज्यूम कर रहा हूं, फॉलो कर रहा हूं, तो ये 2.5 लाख माइनस किया, 2,75,50,000 के ऊपर 12.5% टैक्स आया, दैट इज 34,43,750। लेकिन ये कौन है? ये एक इंडिविजुअल है, मतलब समझो ना कि एक इंडिविजुअल है, ये रेसिडेंट है, और इसके साथ में यहां पे इंपॉर्टेंट है कि इसने जो प्रॉपर्टी एक्वायर किया था 23 जुलाई 2024 से पहले एक्वायर किया था, ट्रांसफर कर रहा है 23 जुलाई 2024 के बाद में, और ऑब्वियसली वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो इस केस में बेटा आपको नोट के अंदर एक बार विद इंडेक्स भी कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा, विद इंडेक्स। कैसे? ये देखो, ये नेट सेल कंसिडर तो सेम ही आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें से माइनस करोगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? 7 लाख रुपए आपने निकाला था, उसको मल्टीप्लाई करोगे 25-26 का जो सी आया है 376 से मल्टीप्लाई किया, और क्योंकि 2001 से पहले खरीदी तो डिवाइड बाय 100 कर दिया, इस तरह से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। और सेम आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी लोगे तो ये तो इग्नोर हो जाएगा, लेकिन 2007-8 का इस तरह से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप ले लोगे। करंट ईयर का ईयर ऑफ ट्रांसफर टू 25-26 का 376 इसका है, तो आपने इस तरीके इंडेक्स किया, और इंडेक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका आ गया 247.80 350, उसमें से आपने 2.5 लाख माइनस किया, और इसके ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। विदाउट इंडेक्स 12.5%, विद इंडेक्स 20%, विच एवर इज लोअर। तो बेटा यहां पे लोअर तो वही आ रहा है, तो लोअर कितना आया 34,43,750। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है, ठीक है। जब यहां पे आपका बेसिक टैक्स आ गया, ऑब्वियसली ये वाला या ये वाला भी आ सकता था, लेकिन अब सरचार्ज आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके लिए टोटल इनकम यही लेना है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। यहां तक कि दोस्तों अगर फॉर एग्जांपल यहां लॉस आ जाता तो फर्क क्या होता? लॉस आता तो यहां पे आपको नील लेना था, और नील के ऊपर टैक्स भी नील हो जाता, समझो नील हो जाता। लेकिन वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, वो लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई सच में कैपिटल गेन थोड़ी है, वो तो टैक्स निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो अब कर रहे हो तो उस लॉस को आप इग्नोर कर देते, पूरा लॉस समझो ना, बेकार लॉस, वो लॉस है ही नहीं है, क्योंकि आपका इधर तो इनकम है, पॉजिटिव इनकम है। हाँ, ये हो जाता कि आपका टैक्स यहाँ पे विच एवर इज लोअर नील हो जाता, बस ये डिफरेंस होता। ऐसे मैंने आगे केस स्टडीज कवर भी किए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टैक्स पेबल आ जाएगा, उसमें सरचार्ज ऐड करो, एचईसी ऐड करो, दिस वुड बी योर टैक्स पेबल, ठीक है। ये इस तरीके से हमने डिटेल में डिस्कस किया, पीरियड ऑफ होल्डिंग वगैरह सब लोग हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन से केस में क्या लेना है वो हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब देखो इसी चीज को मैंने और भी कुछ एग्जांपल्स ले लेके समझाने की कोशिश की कि मान लो अदर इनकम है दोस्तों 10 लाख, क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन बच्चों को आ रहा है, तो मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अदर इनकम है बेटा 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जो अदर इनकम है ना, उसमें सपोज वहां पे मिस्टर एआरपी जो कि इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है, और 4 अगस्त 2003 मतलब 3-4 में उसने एक रेसिडेंशियल हाउस एक्वायर किया था, और उसका कॉस्ट था 10 लाख रुपए, स्टैम्प ड्यूटी उस टाइम पे पे किया था 1 लाख रुपए, तो 11 लाख का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था। 12-13 में इंप्रूवमेंट करवाया, 23-24 में इंप्रूवमेंट करवाया, और 31-12-2025 को मतलब ऑब्वियसली 23 जुलाई 2024 के बाद में ट्रांसफर कर रहा है। अब बेटा कैपिटल गेन तो लॉन्ग टर्म हो गया, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, रेसिडेंशियल हाउस है, लेकिन क्या टैक्स निकालते का टाइम अपना कैपिटल गेन निकालते टाइम क्या इंडेक्स बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज नो। तो देखो यहां पे आप क्या करोगे, 1 करोड़ 1 लाख में से ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस कर दिया, ये मैंने यहीं पे ले लिया, ये आपका नेट सेल कंसिडर आ गया, और उसमें सीधा ये 11 लाख माइनस करो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये 2 लाख माइनस करो, ये 3 लाख माइनस करो, तो 11, 2 एंड 3 माइनस किया, 84 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। लेकिन 84 लाख के लॉन्ग टर्म कैपिटल के सामने, क्योंकि देखो अदर इनकम आपका यहाँ पे ऑलरेडी कितना है, अदर इनकम 10 लाख है, पीजीपी है, तो आप ये समझो कि उसी के सामने बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट वगैरह मिल जाएगा, तो इस अदर इनकम के ऊपर टैक्स तो आ जाएगा 1,12,500 ऑप्शनल रिजीम में, पहले 2.5 लाख के ऊपर नील, अगले 2.5 लाख के ऊपर 5% 12,500, अगले 5 लाख के ऊपर 20% 1 लाख, तो 1,12,500, तो वो तो आपका अदर इनकम के ऊपर 1,12,500 सीधा मैंने वहां पे टैक्स ले लिया। ये देखो यहाँ पे नीचे ऐड किया है अदर इनकम को 1,12,500। अब ये जो यहाँ पे
84 लाख है, ये विदाउट इंडेक्स, इसके ऊपर 12.5% 112 के अंदर टैक्स आया, जो कि 10,50,000 होता है। लेकिन इसको डायरेक्टली नहीं लेना है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं विद इंडेक्स भी कैपिटल गेन निकालूंगा। तो ये देखो नोट में मैंने वही 1 करोड़ 1 लाख माइनस ब्रोकरेज एक्सपेंस, ये आपका नेट सेल कंसिडरेशन आ गया। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में यहाँ पे निकालूंगा, तो 11 लाख इंटू 376 25-26 का अपॉन जब 3-4 में परचेज किया था 109 आ गया, एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2012-13 का मल्टीप्लाई में 376 25-26 का, और अपॉन मतलब जिस ईयर में इंप्रूवमेंट किया था वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करने के बाद में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कंसिडर लॉन्ग टर्म खाली 55,05,367 का आया। इस 55,05,367 के ऊपर भी मैं सीधा 20% लूंगा। सर लेकिन बेसिक एग्जाम्स माइनस नहीं किया। अरे भाई इधर भी तो होगा ना, जब मैं इधर 10 लाख ले रहा हूं, इधर 10 लाख, तो वो तो हो गया ना, वो तो मैंने ये तो कर दिया, कॉमन हो गया वो तो यहां पे 20% किया, तो बेटा 11,01,073 आया। तो ऑब्वियसली अभी भी मतलब ये वाला टैक्स ही लोअर आ रहा है, तो ये वाला टैक्स मैं क्या करूंगा, इसको मैं सीधी सी बात है यहां पे 10-50 ले आऊंगा, ये वाला जो 112 के हिसाब से आया, और ये बेसिक टैक्स आ गया। अब बेसिक टैक्स में क्या सरचार्ज आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए टोटल इनकम मेरा कितना है, तो देखो ये मेरा कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म तो यही रहने वाला है, ठीक है। ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है दोस्तों, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो 84 ही लेने वाला है, और अदर इनकम 10 लाख का और था, तो 94 लाख का मेरा टोटल इनकम हो गया, 94 लाख का टोटल इनकम हो गया। और क्योंकि मेरा टोटल इनकम 50 लाख ज्यादा 10% से सरचार्ज हो जाएगा, है ना, ये देखो 94 लाख का टोटल इनकम हो गया, और एचसी जोड़ के ये टैक्स पेबल आ गया। रुको और करवाता हूं मिस्टर एआरपी रेसिडेंट। सर ये कहां मिलेगा, बेटा ये इस वीडियो के नीचे ड्राइव का लिंक है, वहां पे जाकर के देख, ड्राइव छोड़ टेलीग्राम पे जाकर के देख, वहां मिल जाएगा मिस्टर एआरपी, ठीक है। और वीडियो को जरूर लाइक कर देना अगर सच में अगर अच्छा लगे, केस स्टडी अच्छी लगे तो। मिस्टर एआरपी जो कि रेसिडेंट है, ऑप्शनल रिजीम फॉलो कर रहा है, अदर इनकम उसका 10 लाख रुपए का है, रेसिडेंशियल हाउस 3 अगस्त 1997 में परचेज किया था, 10 लाख का परचेज किया था, स्टैंप ड्यूटी पे किया था 1 लाख रुपए का, तो उसका कॉस्ट हो जाएगा 11 लाख रुपए। लेकिन 97 में परचेज किया था, तो उस केस में एफएमवी 1 अप्रैल 2001, एसडीवी 1 अप्रैल 2001, 18-17 विच एवर इज लोअर 17 लाख रुपए, और 11 लाख रुपए विच एवर इज हायर, तो 17 लाख का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, 17 लाख का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, ठीक है। अब यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर 1999 में इंप्रूवमेंट बिफोर 1 अप्रैल 2001 इग्नोर हो जाते हैं, बट उसके बाद के जो इंप्रूवमेंट है इनको कंसीडर करना पड़ेगा। और यहां पे आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 करोड़ 1 लाख है, ब्रोकरेज 1 लाख है, तो इस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे। क्यों, क्योंकि सर सीधी सी बात है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करने का पूरा रीजन है पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो मोर देन आपका 24 मंथ्स है, तो इन दैट केस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेकिन विदाउट इंडेक्स ही करना पड़ेगा, इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। तो 1 करोड़ 1, ये पीजीपी तो 10 लाख रुपए, वो अदर इनकम आप है ना वो दे रखा है, तो अदर इनकम आप पकड़ के चलो कि इसका पीजीपी रुपीस 10 लाख रुपए कहीं पे लिखा होगा, ये रहा, ठीक है। अब कैपिटल गेन निकालोगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग लॉन्ग टर्म है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 17 लाख हमने निकाल लिया था, और इंप्रूवमेंट का आपने माइनस कर दिया, दिस इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अभी यहां इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये हो गया 88 लाख रुपीस। अब इस 88 लाख रुपीस के ऊपर हम लोग टैक्स निकालने जाएंगे, लेकिन यहां पे आप समझो कि इस 88 लाख में जो अदर इनकम है ना 10 लाख रुपए, 10 लाख ये पीजीपी वाला, इसके ऊपर तो 1,12,500, ये देखिए 1,12,500 आपका आ गया बेसिक एग्जाम्शन वगैरह सब माइनस करने के बाद। अब जो बचा हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 78 लाख रुपीस, उसके इसमें जो विदाउट इंडेक्स करोगे इसके ऊपर तो 12.5%, देखिए 12.5% आ गया, 12.5% लॉन्ग टर्म विदाउट इंडेक्स, ठीक है 975। लेकिन एक बार क्योंकि ये आप देखो कौन है, ये एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, इसके पास में लॉन्ग टर्म लैंड बिल्डिंग और बोथ था, वो ट्रांसफर किया, कब ट्रांसफर किया, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, एंड खरीदा था 23 जुलाई 2024 के पहले। तो उस केस में ऑब्वियसली एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, विथ इंडेक्स भी निकालना पड़ेगा। तो विथ इंडेक्स देखो, ये तो वही क्या कॉस्ट निकालने का तरीका था, विथ इंडेक्स निकाल वही फुल वैल्यू पे माइनस ट्रांसफर। तो क्या करोगे, 17 लाख का जो कॉस्ट आया था ना, मल्टीप्लाई करोगे 376 ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन 100 करोगे, जिस क्योंकि 2001 से पहले खरीदा था। इसी तरीके से ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी आप निकाल लोगे 376, क्योंकि ईयर ऑफ ट्रांसफर बेसिकली देखा जाए 376 25-26 है। लॉन्ग टर्म कैपिटल ओनली 29,07,862 आया। अब इसके ऊपर आप क्या करोगे, इसके ऊपर आप सीधी सी बात है, ठीक है 20% का टैक्स ले लोगे, तो बेटा विच एवर इज लोअर कितना आया, विच एवर इज लोअर, अभी बहुत इंटरेस्ट मजेदार चीज है, विच एवर इज लोअर आ गया आपका 581, मतलब विद इंडेक्स वाला जो विद इंडेक्स उसके ऊपर जो टैक्स है ना वो कम आया, तो वो आपको टैक्स पे करने का है। तो 1,12,500 और 581 572 इसका टोटल किया तो 694,072। अब देखो अगर आप ये वाला कैपिटल गेन लेके चलोगे, अदर इनकम को ऐड कर दोगे 10 लाख, तो 39 लाख ही होता है। आप क्या बोलोगे, सरचार्ज नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ये आपका टोटल इनकम थोड़ी है, आपका टोटल इनकम तो 88 लाख रुपीस है,
मतलब कैपिटल गेन तो आपको विद इंडेक्स ही लेने का है, तो इस केस में बेटा सरचार्ज आएगा। सर भले आपका टैक्स जो आ रहा है विदाउट इंडेक्स वाला आ रहा है, लेकिन कैपिटल गेन तो आपको विद इंडेक्स वाला ही लेना पड़ेगा। सॉरी, उल्टा बोल रहा हूं मैं, जो टैक्स आ रहा है वो आपका विद इंडेक्स वाला आ रहा है, बट कैपिटल गेन तो आपको विदाउट इंडेक्स ही लेना पड़ेगा, विदाउट इंडेक्स ही लेना पड़ेगा। और उस केस में वहां पे आपको जो सरचार्ज आएगा कि नहीं आएगा वो भी इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब देखो सरचार्ज आएगा, तो ये एक स्कीम थी सरकार की, नहीं कि आप लोग टैक्स कंप्यूट करते टाइम वहां पे बेसिकली बेनिफिट ले सकते हो, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कैपिटल गेन कंप्यूट करते टाइम इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तो बेटा यहाँ पे आपका सरचार्ज आएगा, क्योंकि टोटल इनकम 88 लाख रुपीज है, एचईसी ऐड किया, ये आपका टैक्स पेबल आ गया, इसको राउंड ऑफ कर दिया आपने। तो इस तरीके से आपको वहां पे ये करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करी, आपको समझाने की कोशिश करी कि कैसे इंडेक्स बेनिफिट मिलेगा, लेकिन 23 जुलाई 2024 के पहले ट्रांसफर हुआ था, तो बेटा आपको नोट में अलग करने की जरूरत नहीं होती थी, आप मेन स्टेटमेंट में ही कर देते, और वो जो लॉस भी आता था ना, वो लॉस भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। ठीक है, अब बेटा हम लोग आते हैं मुद्दे के ऊपर। ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि कॉस्ट क्या लेना है, इंप्रूवमेंट फर्स्ट एप्लीकेशन 1 के पहले के सारे इग्नोर हो जाते हैं, ये आपको दे रखा होगा, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जहां जहां जो जो ईयर का इंडेक्स नंबर है वो दे रखा होगा। ठीक है, अब बेटा हम लोग मुद्दे पे आते हैं, वो आता है सर सेक्शन 47 के कुछ ट्रांजेक्शन है जिस केसेस में कि वो ट्रांसफर तो है लेकिन ट्रांसफर माना नहीं जाएगा। देने वाले का दिल होगा साफ, उसके मन में नहीं होगा पाप, इसलिए कैपिटल क्या हो जाएगा, माफ। देने वाले का दिल होगा साफ, उसके मन में नहीं होगा पाप, इसलिए कैपिटल क्या हो जाएगा, माफ। देने वाले का दिल होगा साफ, उसके मन में नहीं होगा पाप, इसलिए कैपिटल क्या हो जाएगा, माफ। ठीक है, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, ट्रांसफर है बट ट्रांसफर मान नहीं रहे, ट्रांसफर है बट ट्रांसफर मान नहीं रहे। ठीक है, तो यहां पे देखो सबसे पहले इन द फॉलोइंग केसेस देयर इज अ कैपिटल असेट एंड देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल असेट बट द ट्रांसफर इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47। तो पहला आता है ट्रांसफर बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस बाय एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। अगर गिफ्ट में या फिर विल में या फिर इनहेरिटेंस में अगर ट्रांसफर किया है इंडिविजुअल एचयूएफ ने, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ अगर कोई गिफ्ट देगा तो बेटा उस केस में उसको ट्रांसफर माना जाएगा और कैपिटल गेन कंप्यूट भी होगा। बट अगर इंडिविजुअल एचयूएफ अगर गिफ्ट दे रहा है तो उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे और कैपिटल गेन कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। वेरी सिंपल इट इज। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। ओके, दूसरा ट्रांसफर बाय एचयूएफ टू इट्स इंडिविजुअल मेंबर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। ठीक है, अगर एक एचयूएफ वहां पे अपने इंडिविजुअल मेंबर को कोई एसेट दे रहा है पार्टीशन टाइम पे, तो इन दोनों केस में देने वाले का दिल है साफ, उसके मन में नहीं है पाप, इसलिए कैपिटल क्या हो जाएगा, माफ। फिर आता है कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल इन द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एचयूएफ। इंडिविजुअल ने अपना प्रॉपर्टी एचयूएफ को दे दिया, देने वाले का दिल है साफ, उसके मन में नहीं है पाप, इसलिए कैपिटल क्या हो जाएगा, माफ। ठीक है, ट्रांसफर बाय अमलगमेटिंग कंपनी टू इंडियन अमलगमेटिंग कंपनी इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन। एक अमलगमेटिंग कंपनी इंडियन अमलगमेटेड कंपनी को असेट दे रही है अमलगमेशन की स्कीम में, देने वाले का दिल है साफ, उसके मन में नहीं है पाप, इसलिए कैपिटल क्या हो जाएगा, माफ। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ बाय अ डीमर्ज कंपनी टू एन इंडियन रिजल्टिंग कंपनी, कि एक कंपनी का डीमर्जर हो रहा है तो डीमर्ज कंपनी रिजल्टिंग कंपनी जो कि इंडियन कंपनी है ना, उसको दे रहा है, तो देने वाले का दिल है साफ, उसके मन में नहीं है पाप, इसलिए कैपिटल क्या हो जाएगा, माफ। लेकिन द पॉइंट इज, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जिसको मिल रहा है ना वो इंडियन कंपनी होना चाहिए, जिसको मिल रहा है वो इंडियन कंपनी होना चाहिए। होल्डिंग कंपनी अपनी 100% इंडियन सब्सिडी को दे रही है या फिर 100% अपनी सब्सिडी अपनी इंडियन होल्डिंग कंपनी को दे रही है, तो इसमें दो चीजों ध्यान रखना है। एक तो रिश्ता 100% का होना चाहिए, उससे कम बिल्कुल अलाउड नहीं है, 100% का होगा तभी वहां पे नॉट रिगार्डेड ट्रांसफर, लेकिन 100% कम है तो उसको ट्रांसफर माना जाएगा, कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा। दूसरा, जो मिल रहा है उसको वो इंडियन होना चाहिए, अगर सब्सिडरी को मिल रहा है तो सब्सिडरी इंडियन होना चाहिए, अगर होल्डिंग को मिल रहा है तो होल्डिंग इंडियन होना चाहिए। तो अगेन देने वाले का दिल है साफ, उसके मन में नहीं है पाप, इसलिए कैपिटल क्या हो जाएगा, माफ। ठीक है, यहां तक कि तो ये सारे केसेस जो 6 केसेस देखे ना, इसमें क्या देने वाले का दिल है साफ, उसके मन में नहीं है पाप, इसलिए कैपिटल क्या हो जाएगा, माफ। लेकिन इसमें बेटा एक केस आता है कि अगर आपको ईसॉप में शेयर मिले थे, ईसॉप में शेयर मिले थे, तो उस केस में अगर वो आपने शेयर किसी को गिफ्ट दे दिए या फिर आपने, ठीक है, रिवोकेबल ट्रस्ट में किसी को दे दिए, उसको ट्रांसफर माना जाएगा। विल में दिया, क्योंकि विल तो मरने के बाद में खुलता है ना, तो कोई प्लानिंग नहीं है, तो उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। विल में दिया तो ट्रांसफर नहीं मानेंगे, लेकिन गिफ्ट में दिया या इरिवोकेबल ट्रस्ट में दिया तो इन दैट केस उसको वहां पे क्या माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा। क्योंकि सर कंडीशन आता है किसके साथ में, ईसॉप के साथ में, कि नहीं भाई आप ये शेयर्स नहीं ट्रांसफर कर सकते, जॉब नहीं छोड़ सकते। तो एक तरह से लोग क्या करते हैं कि ठीक है मेरे को जॉब छोड़ना है या मेरे को शेयर्स बेचने हैं, तो मैंने खुद नहीं बेचे, मैंने उस शेयर्स को अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया, अब वाइफ को जो करना है वो करे, मेरे को क्या मतलब है। ऐसा करके लोग
वहां पे प्लानिंग करते इसलिए बोले नहीं, दिस शैल बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर, उसको ट्रांसफर माना जाएगा। तो सर मैंने बेचा नहीं, तो ट्रांसफर के लिए कंसिडरेशन क्या लोगे? जिस दिन बेसिकली गिफ्ट दे रहे हो उस दिन का जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा वही मेरे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये चीज ध्यान देना। लेकिन विल वाला केस है तो विल तो मरने के बाद में खुलता है, तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, वो एग्जाम ट्रांसफर ही रहेगा। देने वाले का दिल है साफ, उसके मन में नहीं है पाप, इसलिए कैपिटल क्या हो जाएगा? माफ। अब देखो इसको है ना बहुत बेहतरीन मैंने केस स्टडीज में यहाँ पे किया है, और अगर तुमको ये केस स्टडी पसंद आए, बिना लाइक किया आगे मत बढ़ना, वरना पाप लगेगा, ऊपर वाला सब देख रहा है। और कमेंट जरूर कर देना वीडियो के अंदर कि मजेदार केस स्टडीज है सर, एक नंबर केस स्टडीज है, क्योंकि इसके अंदर गिफ्ट भी आ जाएगा, इसके अंदर जो अभी तक डिस्कस किया वो सारा आ जाएगा, और ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज है। तो देख यहाँ पे सेक्शन 47 से रिलेटेड की ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड ट्रांसफर। तो देखो सबसे पहले 4 अगस्त 1990 को श्री अब्बास जी थे, उन्होंने एक लैंड परचेज किया था। लैंड का कॉस्ट था 1 लाख रुपए, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 10,000 रुपए, तो अब्बास जी का कॉस्ट हो गया था 1,10,000। फिर उन्होंने 92-93 में कंस्ट्रक्शन करवाया हाउस का, 2 लाख का खर्चा किया। बेटा सब कुछ नहीं करना, इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि इंप्रूवमेंट जो भी 2001 के पहले वो सब इग्नोर हो जाते हैं। ठीक है, क्यों इग्नोर होते बताता हूँ। 95-96 में उन्होंने अपने सन मिस्टर इकबाल को वो असेट क्या करी, गिफ्ट में दी, गिफ्ट में दी, गिफ्ट में दी, इन दैट केस या विल में दी, जो भी थी। ठीक है, तो इन दैट केस देने वाले कौन है यहाँ पे? श्री अब्बास। तो अब्बास का दिल है साफ, उनके मन में नहीं है पाप, इसलिए कैपिटल उनका तो क्या हो गया? माफ। तो कैपिटल गेन कंप्यूट करने की जरूरत नहीं, नॉट रिगार्डेड। लेकिन इकबाल को जो मिल रही है, तो इकबाल के लिए सेक्शन अप्लाई होता है 56(2)(10) गिफ्ट में, इसीलिए बोला था पहले गिफ्ट जाके देखो, पहले गिफ्ट जाके देखो, अदर सोर्स जाके देखो। तो यहाँ पे एक सेक्शन है 56(2)(10), लेकिन 56(2)(10) में मैंने लिखवाया हुआ है, मैंने स्ट्रेस भी दिया है कि अगर 1 अक्टूबर 2009 के पहले अगर मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलता है तो 56(2)(10 का एप्लीकेबिलिटी नहीं आता है। फिर वो चाहे कोई भी दे, किसी को भी दे, तुम्हारे दिमाग में रिलेटिव वाला पॉइंट आ रहा होगा, लेकिन नॉन रिलेटिव भी अगर होता तो भी 56(2)(10) अप्लाई नहीं होता। तो मिस्टर इकबाल के लिए नॉट टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज सेक्शन 56(2)(10 वाज नॉट एप्लीकेबल, है ना, क्योंकि ट्रांसफर बिफोर 1 अक्टूबर 2009 हुआ, ये अदर सोर्स मैंने कवर किया। अब ओनर कौन बन गया? इकबाल। इकबाल ने वहां पे क्या किया बेटा? फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवाया, और फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवा के ऑब्वियसली सीधी इंप्रूवमेंट किया, ये भी इग्नोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये इंप्रूवमेंट, ये कॉस्ट सब जो 2001 का जो ये एफएमवी है ना, सब उसके अंदर इंक्लूड है। देख कितने का सामान खरीदा था और कहाँ पहुंच गया उसका वैल्यू, तो इसका मतलब ये ऑब्वियसली सारे इंप्रूवमेंट कंसिडर करने के बाद नहीं आया है। तो यहाँ पे ये एफएम में सर इसलिए उसके पहले के जितने भी इंप्रूवमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? इग्नोर। अब कॉस्ट को क्या करें, कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो कॉस्ट निकालेंगे वहां पे इकबाल जी का, अभी तो इकबाल ओनर है ना, तो इकबाल के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली प्रीवियस ओनर ने टैक्स नहीं भरा, यहाँ पे इकबाल ने भी टैक्स नहीं भरा, तो जो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट है ना 49(1) एक सेक्शन है 49(1) ये बोलता है कि जब भी आपको एग्जाम ट्रांसफर के थ्रू असेट आता है, एग्जाम ट्रांसफर के थ्रू असेट आता है और आपने भी टैक्स नहीं भरा है, अदर सोर्सेज के अंदर 56(2)(10) के अंदर, तो कॉस्ट 49(1) के अंदर प्रीवियस ओनर का लिखते हैं। तो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट कितना है इकबाल जी के लिए? 1,10,000। लेकिन क्योंकि 2001 के पहले अगर खरीदी गई थी तो इन दैट केस एफएमडी 22 लाख रुपए और इमोबल प्रॉपर्टी एसडी 20 लाख रुपए, विचएवर इज लोअर, तो बेटा ये आपका 20 लाख हो गया, और इस 20 लाख को 1,10,000 के लिए कंपेयर करोगे तो इन दैट केस विचएवर इज हायर आपको करना पड़ेगा। तो अभी इकबाल जी के लिए कॉस्ट 20 लाख हो चुका है, इकबाल जी के लिए कॉस्ट 20 लाख हो चुका है। आगे 2003-4 के अंदर सेकंड फ्लोर वहां पे कंस्ट्रक्ट करवाया गया, 4 लाख रुपए का खर्चा है, 4 लाख रुपए का खर्चा है, 4 लाख रुपए खर्चा है, 3-4 में सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवाया गया, 4 लाख का खर्चा है। बेटा इसको कंसिडर किया जाएगा, लेकिन सर ये तो इकबाल ने कराया, तो अभी असेसी भी इकबाल है, इसको कंसिडर किया जाएगा क्योंकि 2001 के बाद में इंप्रूवमेंट है। फिर 1 अक्टूबर 2009 जाता है। अगर देखो इसके पहले तो किसी को भी अगर वहां पे इकबाल ने कुछ किया होता तो ऑब्वियसली मतलब देने वाले का दिल तो साफ, उसके मन में नहीं है क्या हो जाएगा बाप। लेकिन द पॉइंट इज बेसिकली जो रिसीव हो रहा है उसके हाथ में 56 में टैक्स लगने वाला नहीं है। लेकिन 4 अगस्त 2010 मतलब ये तो 1 अक्टूबर 2009 के बाद की बात हो गई, तो उस केस में तो 56(2)(10) अप्लाई होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है, लेकिन देखो तो सही, उन्होंने गिफ्ट किया उस प्रॉपर्टी को अपने नालायक सन मुस्तफा को, तो सर देने वाले का तो दिल है साफ, उसके मन में नहीं है पाप, कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? माफ।
नॉट रिगार्डेड ट्रांसफर सेक्शन 47 में कैपिटल गेन कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको मिल रहा है उसके केस में 56(2)(10) की एप्लीकेबिलिटी तो आ चुकी है। लेकिन 56(2)(10) क्या बोलता है कि अगर मृत दूल्हा में गिफ्ट मिला है, मृत दूल्हा am on the occasion of marriage and are received from relative, तो जिसको मिलता है उसके हाथ में नॉट टैक्सेबल होता है। तो यहां पे देखो मुस्तफा को गिफ्ट मिल रहा है, ऑब्वियसली 1 अक्टूबर 2009 के बाद में मिला है, बट देने वाले उसके फादर है, तो उसके हाथ में भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल नहीं होने वाला है, क्योंकि रिलेटिव से मिला है। तो देखो अब यहाँ पे इकबाल जी ने टैक्स नहीं भरा और मुस्तफा ने भी टैक्स नहीं भरा, लेकिन अब ओनर कौन हो चुका है? मुस्तफा ओनर हो चुका है। तो मुस्तफा के लिए कॉस्ट क्या होगा? वही प्रीवियस ओनर का कॉस्ट, प्रीवियस ओनर। तो अब मुस्तफा के लिए प्रीवियस ओनर अब्बास जी हो जाएंगे, मतलब पहले इकबाल के लिए प्रीवियस ओनर थे, अब मुस्तफा के लिए वहां पे प्रीवियस ओनर अब्बास जी। उसमें इकबाल जी तो है, बट ऑब्वियसली खरीदा तो अब्बास जी था ना, तो अब्बास जी मुस्तफा के लिए क्या हो जाएंगे? वहां पे प्रीवियस ओनर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रीवियस ओनर हो जाएंगे। तो इन दैट केस वही 20 लाख रुपए। कैसे सर? ये विच एवर इज लोअर 20 लाख रुपए, और अब्बास जी का कॉस्ट 1,10,000 रुपए, विच एवर इज हायर, तो ये आपका 20 लाख कॉस्ट मुस्तफा के लिए भी हो जाएगा। सेक्शन 49(1) आपका ये बात बोलता है, सेक्शन 49(1) ये बात बोलता है। आई होप यू अंडरस्टूड। लेकिन अभी क्वेश्चन आता है कि ये इंप्रूवमेंट तो इग्नोर हो जाएंगे, लेकिन जो इंप्रूवमेंट 2001 के बाद में हुआ है, जो इकबाल जी ने करवाया, क्या कंसिडर किया जाएगा? आंसर इज यस। प्रीवियस ओनर का जब कॉस्ट कंसिडर करो तो प्रीवियस ओनर ने इंप्रूवमेंट करवाया वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। ये भी मुस्तफा के लिए कंसिडर करोगे, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट को जब टैक्स नहीं भरा है तो हम पूरा टैक्स देने वाले हैं, यहां से लेके यहां तक हम पूरा टैक्स देने वाले हैं। मुस्तफा ऑब्वियसली मुस्तफा, तो जब मुस्तफा बोलेगा जब मैं यहां से लेके यहां तक पूरे गेन के ऊपर टैक्स बनने वाला हूं, तो इसके बीच में जो जो खर्चे को माइनस करने मिलने चाहिए तो दो यार। ये समझ में आता है कि ये क्यों नहीं मिलेंगे, लेकिन ऑब्वियसली मुझे ये वाले खर्चे तो माइनस करने दो। इसलिए जो भी प्रीवियस ओनर ने अगर इंप्रूवमेंट करवाया है तो वो मुस्तफा के लिए माइनस करने को मिलेगा, अगर 2001 के बाद में। फिर मुस्तफा ने फिर से इंप्रूवमेंट करवाया, ठीक है, खुद ने करवाया, तो क्या इसका डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस। और यहां पे इंटरेस्टिंग आता है 25-26 में मुस्तफा ने 3 जन 2026 को ये हाउस को ट्रांसफर कर दिया गया। सेलिंग प्राइस 101 लाख था, ब्रोकरेज 1 लाख था, तो ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा, ट्रांसफर एक्सपेंस हो जाएगा, और नेट सेल कंसिडरेशन वहां पे 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें से सीधा कैपिटल गेन आराम से निकाल सकते हैं। नेट सेल कंसिडरेशन तो हो गया 1 करोड़ रुपए। अब इसमें से मुस्तफा का कॉस्ट भी हमने निकाल लिया था। कितना था कॉस्ट? 20 लाख का कॉस्ट था। और मुस्तफा का इंप्रूवमेंट भी माइनस करेंगे तो 2 बार इंप्रूवमेंट, ये देख, एक तो यहाँ पे ये वाला इंप्रूवमेंट उसके फादर ने किया था 4 लाख माइनस करोगे, और मुस्तफा ने खुद ने इंप्रूवमेंट किया था ये 5 लाख का इंप्रूवमेंट, ये भी माइनस करोगे। जब आप इस तरीके से करोगे, सर इंडेक्सेशन कहां गया? अरे नहीं मिलता बेटा इंडेक्सेशन, 23 जुलाई 2024 के बाद में नहीं मिलता। तो यह आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मुस्तफा के लिए। तो 1 करोड़ माइनस 20 लाख माइनस 4 लाख माइनस 5, 29 लैक्स अगर माइनस करते हो तो 71 लैक्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। सीधे से 71 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, 71 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपने निकाला। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग। अब हम टैक्स निकालने की बात करते हैं। तो टैक्स निकालते हैं, मुस्तफा एक रेसिडेंट है, क्या बेचा है? हाउस प्रॉपर्टी बेचा है, तो लैंड बिल्डिंग और बोथ में से कुछ है। खरीदा कब था? बहुत पहले, प्रीवियस उन तो पीरियड ऑफ होल्डिंग यहीं से लिया जाएगा, तो लॉन्ग टर्म था, और 23 जुलाई 2024 के बहुत पहले खरीदा था। बेचा कब है? 23 जुलाई 2024। तो सर उस केस में विद इंडेक्स विदाउट इंडेक्स दोनों दिखना पड़ेगा। तो इस केस में मान लो मुस्तफा का कोई और इनकम नहीं है, तो इन दैट केस आप टैक्स निकालोगे 71 लाख में से। ऑप्शनल टैक्स डिफॉल्ट टैक्स फॉलो कर रहा है, सपोज डिफॉल्ट टैक्स फॉलो कर रहा है, तो 4 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस कर दोगे, 12.5% आ जाएगा, और 12.5% आपका ये वाला टैक्स आ जाएगा। लेकिन मैंने सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो एक बार विद इंडेक्स भी आपको टैक्स निकालना। विद इंडेक्स में खेल दूसरा है कि जब भी आपको एग्जेम्प्ट ट्रांसफर के थ्रू असर आती है, उस केस में अगर इंडेक्सेशन करते हो कभी भी, मतलब टैक्स निकालते टाइम या ऑब्वियसली 23 जुलाई 2024 के पहले तो होता ही था, तो उस केस में बेटा क्या करना है? तो उस केस में सीधी सी बात समझो, उस केस में वेरी सिंपल इट इज। एक तो एज पर एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो बेसिकली मल्टीप्लायर में तो ईयर ऑफ ट्रांसफर ही आएगा, जो डिनोमिनेटर में लेते हो ना वो ईयर ऑफ एक्विजिशन। तो एज पर एक्ट बोला, जब असेसी ओनर बना था, मुस्तफा ओनर बना था, वो साल का नीचे एक्विजिशन का ईयर ले लोगे। ये क्या बात हुई? आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहां से ले रहे हो, पीरियड ऑफ होल्डिंग में यहां से ले रहे हो,
और ऑब्वियसली मतलब आप बोलते हो इंडेक्स यहां से लोगे तो गलत है ना, बट एक बोलता हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन एक आती है मंजुला जयशा, मंजुला जयशा, मंजुला जयशा बोलती है कि जो नीचे डिनोमिनेटर में ईयर ऑफ एक्विजिशन है, जब प्रीवियस ओनर ओनर बना था वही लेना, ऑब्वियसली कि प्रीवियस ओनर 2001 के पहले ओनर बनाया तो 2001 को आपको लेना है। तो हमने पहले एज पर एक्ट करके बताया आपको, ये देखो यहाँ पे विथ इंडेक्स मैंने एक्ट करके दिखाया, तो विथ इंडेक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट किया, तो ये तो बराबर है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ 20 लाख का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, मल्टीप्लाई 376 ईयर ऑफ ट्रांसफर और अपॉन 167 जब मुस्तफा ओनर बना था, असेसी ओनर बना था 10/11। इस तरीके से आप करोगे, इसमें इंप्रूवमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं आता, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के केस में ही आता है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, और इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आप क्या करोगे, पहले तो 4 लाख माइनस कर दोगे, 4 लाख माइनस करने में 20% लिया तो बेटा 555,438 आया, विच एवर इज लोअर लिया तो ये बेटा 555,438 आया। लेकिन कहानी इंटरेस्टिंग है, भले आपका कैपिटल गेन विथ इंडेक्स इतना आया था, विथ इंडेक्स इतना आया था, लेकिन बोलता नो 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 नो, आपका एनटीआई तो यही रहेगा, कैपिटल गेन रियल में तो यही वाला रहने वाला है। तो इन दैट केस इसके विच एवर इज लोअर लिया, इसके ऊपर सरचार्ज भी आ जाएगा, 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज आपका 10% से आ जाएगा, सीधी सी बात है। एचईसी जोड़ना बहुत जबरदस्त चीज है, आगे और जबरदस्त होने वाला है। अब आप क्या करो, एक बार अल्टरनेटिवली मैंने बोला कि मंजुला जैसा के हिसाब से भी करके देखो, तो उसमें देखो ऊपर वाले में तो कोई चेंज नहीं होने वाला, उसमें तो इंडेक्स होता ही नहीं है ना, तो वो तो सेम ही रहने वाला है, ये सेम 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 रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे कहानी चेंज हो जाएगी। तो मंजुला जैसा के हिसाब से अगर हम लोग करते हैं तो उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल विदाउट विद इंडेक्स निकाला मंजुला जैसा के हिसाब से, बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट। तो सर हम क्या, हमको दोनों करना है क्या? नहीं नहीं, आप मंजुला जैसा को फॉलो करो, आप तो मंजुला जैसा का जजमेंट फॉलो करो। नेट सेल कंसिडर में से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ 20 लाख मल्टीप्लाई 370, जब प्रीवियस ओनर बना था, तो प्रीवियस ओनर 2001 के पहले ओनर बना था, तो 2001 का ले लो, 1-2 प्रीवियस ओनर बिकम और 2001 टू विच एवर इज लोअर, तो आपने 100 ले लिया, और यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं था, सेम ही रहने वाला है। तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल ओनली 1,60,183, सब पूरा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में उड़ जाएगा, पूरा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में उड़ जाएगा। टैक्स वुड बी नील, विच एवर इज लोअर नील, तो नील आ गया, सीधी सी बात है बेटा, है ना। तो मंजुला जैसा इज ऑलवेज बेनिफिशियल, मंजुला जैसा में आपका टैक्स नहीं लगा। अगर केस स्टडी अच्छा लगा बेटा, अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक कर, कमेंट कर, वरना पाप लगेगा, बता रहा हूं मैं, आगे और अच्छा आ रहा है ना, तो और अच्छा आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूं, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, ज्यादा लोगों शेयर भी कर कि सर ने क्या मस्त कॉन्सेप्ट सिखाया है। कमेंट जरूर करना, अच्छे कमेंट करना, मोटिवेशन मिलेगा, लोग देखते हैं, लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि चलो यार लेक्चर देखना चाहिए, अच्छा पढ़ाता है ये आदमी, तो ऑब्वियसली ज्यादा लोग दिखेंगे तो यार हमारे लिए तो यही है, कोई पैसा कमाने की तो बात नहीं है, बट यूट्यूब पे कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से, है ना, रिकॉर्ड करना पड़ता है, हिम्मत करके करना पड़ता है, तो इसलिए इतना तो आप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं सर, वहां पे आपका ठीक है। उसके अलावा मैं और भी जैसे केस स्टडी बताता हूं कि एक फॉर एग्जांपल एक केस और लेता हूं मैं। तो देखो यहां पे एक समझ लो कि अगर असेट ट्रांसफर किया है आफ्टर ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, मुस्तफा के पास में आया नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, एंड इफ इट वाज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर आल्सो, मुस्तफा के हाथ में भी वो आपका नॉट टैक्सेबल था, व्हेन इट वाज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर एज फॉर ट्रांसफर, तो कॉस्ट ऑफ असेसी क्या होगा, मतलब मुस्तफा का कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, ऑब्वियसली अब्बाजी का कॉस्ट, है ना। उसके बाद में पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेना है, तो ऑब्वियसली डेट ऑफ एक्विजिशन बाय प्रीवियस ओनर से लेके डेट ऑफ ट्रांसफर बाय असेसी। अगर इंडेक्सेशन होना है, अगर इंडेक्सेशन होना है तो उस केस में बेटा आप वहां पे एज पर मंजुला जैसा जो नीचे ईयर ऑफ एक्विजिशन लेते हो ना, जब प्रीवियस ओनर बना था वो ले सकते हो। चलो एक केस और मस्त इंटरेस्टिंग डिस्कस करते हो, उसी केस को आगे बढ़ाते हैं कि सर देखो ये तो अब्बा जी ने खरीदा था, ये सब सेम होने वाला है, कहानी यहां चेंज हो जाती है, वो सब ऊपर वाला केस था ना एकदम डिट्टो है, यहां चेंज हो जाती है। यहां पे जो इकबाल जी ने ट्रांसफर किया ना, गिफ्टेड टू हिज फ्रेंड मिस्टर एआरपी, अरे दोस्त रिश्तेदार नहीं होता है ना। तो देखो लेकिन देने वाले का तो दिल है साफ, वो तो किसी को भी दे सकता है, देने वाले का दिल है साफ, उसके मन में नहीं है पाप, इसलिए कैपिटल क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। लेकिन जिसको मिला है ना 1 अक्टूबर 2009 के बाद में, सुनना, अगर ये मिस्टर एआरपी दोस्त को इस डेट के पहले मिलता ना, तो उस केस में मिस्टर एआरपी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि 56(2)(10) का एप्लीकेबिलिटी नहीं था। बट क्योंकि मिस्टर एआरपी को 56(2)(10) 1 अक्टूबर 2009 के बाद में मिल रहा है, और ऑब्वियसली मतलब वो नॉन रिलेटिव से मिल रहा है, तो मिस्टर एआरपी ने जिस साल उसको गिफ्ट मिला होगा ना, 2010-11 के अंदर, अदर सोर्सेज में वो टैक्सेबल हो गया होगा। ये देख, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, है ना, अंडर सेक्शन 56(2)(10) एज रिसीव फ्रॉम फ्रेंड, और ऑब्वियसली मूवेबल प्रॉपर्टी होता तो एफएमवी वहां पे 50,000 से ज्यादा हम चेक करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस केस में एसडीवी चेक करते हैं 50,000 से ज्यादा। तो बेटा ये तो 50 लाख है, बहुत ज्यादा है, तो मेरे लिए 50 लाख इनकम
फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऑलरेडी 56 to 10 में प्रीवियस ईयर 10-11 में इनकम आ गया होगा, प्रीवियस ईयर 10-11 में, प्रीवियस ईयर 10-11 के अंदर वो इनकम आ गया होगा। अब बेटा मैंने यहां पे टैक्स भर दिया है तो मैं सरकार को क्या बोलूंगा कि देखिए सरकार सुन, ये यहां से यहां तक जो गेन है ना उसके ऊपर तो मैंने टैक्स भर दिया है, अदर सोर्स में मैंने टैक्स भर दिया है, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है जब मैंने ऑलरेडी यहां से यहां भर दिया है तो मेरे को अभी आगे बेचूंगा तो बस यहां से यहां भरने का है ना, बस यहां से यहां भरने का है ना, मैं पूरे के ऊपर वापस क्यों टैक्स भरूंगा। सुनना बेटा, जब मैंने अदर सोर्स में इनकम दिखाया, अरे बेटा ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, तू मस्ती करते हुए मतलब इधर ध्यान क्या चैट करते हुए बात करेगा क्या, वो दीदी तो पास हो जाएगी सीए इंटर, तेरा हो जाएगा, तेरा रह जाएगा। पिछले अटेम्प्ट में भी तेरे साथ में यही हुआ था, हर बार डाउट पूछने के नाम पे ऐसा लेट नाइट चैट शुरू होता है और फिर कहां कैसे कहां चला जाता है। सुन इधर ध्यान देना प्लीज 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 प्लीज, वो दीदी पक्का पास होने वाली है, ठीक है। और दीदी तू भी ध्यान दे, तू भी ध्यान दे, किसके चक्कर में पड़ी है, वो तो यही लटका हुआ सीढ़ियों पे पड़ा रहता है, मतलब हर अटेम्प्ट में यही रहता है। क्या यार सर ये आपने गजब तोड़ा ना, मतलब दोनों को तोड़ा ना, करना पड़ता है करना पड़ता है करना पड़ता है, ठीक है। इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, मस्त इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। मैंने यहां पे ऑलरेडी अदर सोर्स में टैक्स भर दिया था 10-11 के अंदर, तो जब मैंने यहां से यहां तक मैंने टैक्स भर दिया तो अब मेरे को ऑब्वियसली बेचूंगा तो मेरे को यहां से लेके यहां तक ही तो टैक्स भरने का है ना, यहां से यहां तक भरने का। मैं काय को यहां से लेके यहां तक पूरा टैक्स भरूंगा, नो 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 नो। तो इसीलिए बेटा पता है एक सेक्शन आता है 49(4), 49(4) क्या बोलेगा कि अब मेरे लिए कॉस्ट वो वैल्यू हो जाएगी जिसके ऊपर मैंने अदर सोर्सेज में टैक्स भरा है। 49(4), 49(4), 49(4), 49(4) बोलता है मैंने जिस वैल्यू पे टैक्स भरा है ना, मैंने जिस वैल्यू में अदर, वो मेरे लिए कॉस्ट हो गया। अब वो मेरे लिए कॉस्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनकम दिखा चुका हूं, तो जो ऑलरेडी इनकम दिखा के टैक्स भर चुका अब वो मेरे लिए कॉस्ट हो गया। तो फ्यूचर में जब मैं बेचूंगा, भाड़ में गई मंजुला जैसा, भाड़ में गया प्रीवियस ओनर, भाड़ में गया प्रीवियस ओनर का कॉस्ट, भाड़ में गया प्रीवियस ओनर का इंडेक्स, सब कुछ भाड़ में गया। दिस इज माय कॉस्ट 50 लाख रुपीज, मैंने ट्रांसफर किया 1 करोड़ 1 लाख में, ब्रोकरेज माइनस किया 1 लाख रुपए ट्रांसफर एक्सपेंस, ठीक है, तो वो आपका 1 करोड़ का मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस का नेट कंसिडर आ गया। उसमें से बेटा मेरा कॉस्ट वहां पे 50 लाख होगा। ऑब्वियसली इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला कि वो 25-26 में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेटा कितना आ गया 50 लाख आ गया। अच्छा साथ में मेरा ये भी तो हो जाएगा, मैंने जो इंप्रूवमेंट करा वो माइनस करूंगा तो 5 लाख का मेरा इंप्रूवमेंट माइनस हो जाएगा, तो 45 लाख का मेरा कैपिटल गेन आ जाएगा सीधे। समझा क्या। अब प्रीवियस ओनर का कुछ भी नहीं लेने का रे, अब टैक्स निकालते हैं दोस्त। सुनना सुनना बेटा, सुनना सुनना, तो टैक्स निकालने के लिए कहानी वही है। क्यों? क्योंकि ये एक रेसिडेंशियल हाउस था, तो मतलब लैंड बिल्डिंग और बोथ था, मैं एक इंडिविजुअल रेसिडेंट था, और वहां पे ऑब्वियसली मैंने 23 जुलाई 2024 के पहले, क्योंकि मैंने भी तो, मेरे पास में तो 23 जुलाई 2024 के पहले आया था, और मेरे लिए भी तो लॉन्ग टर्म ही है ना बेटा, यहां से पीरियड ऑफ होल्डिंग आएगा मेरा, मेरे लिए भी तो लॉन्ग टर्म ही है, लॉन्ग टर्म ये सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कौन सी क्या चीज लेने की, तो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मस्त केस स्टडीज है वहां पे, ठीक है। तो उस केस में मेरे लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग भी यहां से आ जाएगा, यहां से आएगा, तो लॉन्ग टर्म है। और ऑब्वियसली 23 जुलाई 2024 के बाद में ट्रांसफर कर रहा हूं, खरीदा पहले था, तो बेटा एक बार विद इंडेक्स एक बार विदाउट इंडेक्स टैक्स निकालना पड़ेगा। तो 45 लाख में से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस कर देता हूं, ये देख बेसिक एग्जम्पशन डिफॉल्ट टैक्स लिमिट लेके, तो ये माइनस किया, 41 लाख के ऊपर 12.5% का टैक्स आ गया, 5,12,500। अब एक बार विद इंडेक्स निकालते, तो विद इंडेक्स निकालने के लिए क्या करते बेटा, 1 करोड़ का नेट सेल कंसिडर, और 50 लाख क्योंकि मैंने खरीदा था, मतलब मेरे लिए बेसिकली वही कॉस्ट था 49(4) के अंदर, मल्टीप्लाई किया 376 ईयर ऑफ ट्रांसफर का अपॉन 167 2010-11, है ना। और वहां पे दूसरा तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, मेरा वाला ही खाली कंसिडर किया जाएगा 376 अपॉन 200, ये नेगेटिव आ गया, लॉस आ गया। बोला था ना मैंने ऐसा करवाऊंगा, ये लॉस आ गया। लेकिन इनकम टैक्स क्या बोलता है, ए सच में लॉस नहीं हुआ है तेरे को, ये तो खाली तो टैक्स निकाल रहा था इसलिए तेरे को लॉस हुआ है। ये लॉस को हम ना सेटअप करने देंगे, ना कैरी फॉरवर्ड करने देंगे। देख के बस खाली खुश हो जा, आगे कुछ होने वाला नहीं। हाँ ये जरूर तेरा टैक्स जीरो हो जाए। कैसे सर? देख लॉस है तो यहाँ पे तो नील ही आएगा ना, और नील के ऊपर टैक्स नील आएगा, तो टैक्स विच एवर इज लोअर नील आ जाएगा। लेकिन सर अगर सोचो ना, अगर ये विद इंडेक्स विदाउट इंडेक्स अगर आप देख रहे होते कैपिटल गेन निकालते टाइम ही, तो सर विच एवर इज लोअर लॉस हो जाता, ये लॉस सेटअप भी करता किसी और कैपिटल गेन के सामने, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के सामने, और तू कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता था 8 साल तक। सरकार ने ये चालाकी करी, तो सरकार ने, पता है अब तुम समझो, अब तुम लॉजिकली कनेक्ट कर पा रहे हो कि क्यों सरकार ने कैपिटल गेन कम, और याद भी रहेगा इसकी वजह से, याद भी रहेगा क्यों सरकार ने कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करते टाइम नहीं निकाल, इंडेक्स का बेनिफिट नहीं दिया, क्योंकि तब बेनिफिट देते ना तो बेटा सरकार को 2 नुकसान थे। ऑब्वियसली एक तो विच एवर लोअर आता, ठीक है,
टैक्स तो कम आता, लॉस आता तो लॉस तुम कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करते। दूसरा बेटा वहां पे वो लोअर वाला लेते तो जो टोटल इनकम है ना, वो जो सरचार्ज के लिए आप देखते हो 50 लाख से ज्यादा कम वगैरह, उधर भी तो गेम हो जाता ना। समझा बात? मतलब इसीलिए बोलता है नहीं 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 नहीं, हम खाली बस टैक्स निकालने के लिए नोट में इसको करना अलाउड करेंगे, बाकी कुछ नहीं। अभी अगर सच में तेरे को, कि पिछली बार में तो ठीक है केस स्टडी में ओके ओके लगा था, अभी तेरे को अगर मजा आया तो ठोकना कमेंट, अरे लाइक ठोकना यार, अरे शेयर कर देना यार, अरे उस दीदी को कर दे, इसी बहाने वाला, अरे देख क्या मस्त सर पढ़ाता है यार, तो उसको दीदी को कर दे, अरे कर देना उसको कर दे, कम से कम क्रेडिट मिलेगा। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, तेरे को मिलेगा, मेरे को तो क्या ही मिलेगा, मैं तो पढ़ा के निकल जाऊंगा। तो इस तरीके से आपको इंडेक्स बेनिफिट मिलेगा ये सारे केसेस में, ठीक है। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट कुछ केसेस कि एक्सचेंज कर रहे हो शेयर्स के बदले में, बेसिकली अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स थे, उसके बदले में अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ शेयर्स। या फिर आपके पास में कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे, प्रेफरेंस थे, उनका एक्सचेंज कर रहे हो, कन्वर्टेबल डिबेंचर प्रेफरेंस का एक्सचेंज कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड भी सुनना, केस स्टडी से समझा देता हूँ, कहानी खत्म करता हूँ। इधर देख इधर देख इधर देख, एक केस स्टडी छोटा सा लिया, उससे समझ में आ जाएगा, है ना। याद एक बेटा, ए लिमिटेड एक कंपनी थी, अमलगमेटिंग कंपनी, उसके मेरे पास में 1000 अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स थे, ठीक है। और वो मिस्टर एआरपी ने 4 अगस्त 2022 को खरीदे थे, कॉस्ट 50 रुपए था, ब्रोकरेज 5 रुपए पे किया था, तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ 55 रुपए हुए, ऑब्वियसली कॉस्ट में ऐड हो गया। एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलता है, वैसे भी अनलिस्टेड है तो एसटीटी होने वाला नहीं है, बट मिलता भी नहीं है, ठीक है। अब वो कंपनी अमलगमेट होगी, इस डेट को कोई मतलब नहीं अपने को उस डेट से। एबी लिमिटेड नया कंपनी आ गया, अमलगमेटेड कंपनी, जो इंडियन कंपनी था। अब इस कंपनी ने मुझे इन कंपनी के शेयर्स के बदले, मैंने इसको शेयर्स दे दिए, सरेंडर कर दिया, बदले मुझे नए वाले शेयर्स मिले, तो ये एक्सचेंज ऑफ शेयर्स तो है, लेकिन दिस इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, क्योंकि ये जो कर रहा है ना उसका दिल है साफ, उसके मन में नहीं है पाप, इसलिए कैपिटल क्या हो जाएगा, माफ। सीधी सी बात है, वो न चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा सेम चीज मान लो कन्वर्टेबल डिबेंचर होते, कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस होते, वो कंपनी को देता वापस, मतलब उसमें कंपनी सेम ही होती है ना, कंपनी को देता, बदले में उसको शेयर्स मिल जाते, तो भी कहानी सेम ही होने वाली थी, तो इन दैट केस यहाँ पे ट्रांसफर नहीं मानेंगे। लेकिन जब नए वाले कंपनी का मेरे पास में जो 1000 शेयर्स आए हैं, ठीक है, उन शेयर्स को बेसिकली अलॉटमेंट या कोई डेट से मतलब नहीं है, तो इन शेयर्स के लिए कुछ चीजों एफएमवी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल कंप्यूट ही नहीं करना है इस एक्सचेंज के ऊपर, इसको ट्रांसफर मानते ही नहीं है। बट जो नए वाले शेयर्स, उसका कॉस्ट क्या होगा, पुराने वाले शेयर्स थे ना उनका कॉस्ट लेना पड़ेगा, पुराने वाले शेयर का कॉस्ट, पीरियड ऑफ होल्डिंग, पुराने वाले शेयर खरीदे वहां से लेकर के जब आप नए वाले शेयर ट्रांसफर करोगे, वो डेट तक आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग लेने का है। ऑब्वियसली इंडेक्स बेनिफिट तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, सोचना ही नहीं है, पाप है वो अलग वहां पे। तो देखो कैपिटल एसेट क्या हो गया, 1000 जो ट्रांसफर किया, वो 1000 शेयर्स ऑफ एबी लिमिटेड, नई वाली कंपनी के। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू कंपनी के शेयर्स क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ओल्ड कंपनी के शेयर्स, ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा, ओल्ड कंपनी के शेयर जब से खरीदे थे वहां से, लेकिन न्यू कंपनी के शेयर्स जब ट्रांसफर करे, वो जो 24 मंथ से ज्यादा, क्योंकि अनलिस्टेड है तो अनलिस्टेड में 12 मंथ देखते हैं, 24 मंथ देखते हैं, लॉन्ग टर्म है। डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओल्ड शेयर्स, डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ न्यू शेयर्स। अब आपको क्या करना है कि नए वाले शेयर्स बेचे 120 रुपए के हिसाब से, और वहां पे ब्रोकरेज भी पे किया 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से 3 जनवरी 2026 को, मतलब 25-26 में, और अदर इनकम पीजीपी 10 लाख, मतलब टैक्स भी निकालना आपको ऑप्शनल टैक्स में। तो सबसे पहले तो देखो अदर इनकम पीजीपी 10 लाख आ गया, अब कैपिटल गेन निकालोगे लॉन्ग टर्म 112 के अंदर, बेसिकली वहां पे 1000, तो यहाँ पे 12.5% का ही रेट आएगा, और कुछ नहीं होने वाला है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 120 इंटू 1000, उसमें से ट्रांसफर 105 रुपए पर शेयर के अंदर माइनस कर दो, नेट से उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्शन माइनस कर दोगे 55,000 का, दिस इज योर कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म, और इसका टोटल किया 10,60,000। तो बेटा अदर इनकम के ऊपर 10 लाख के ऊपर तो 1,12,500 ही होने वाला है, ये 1,12,500, और जो लॉन्ग टर्म 112 है ना उसके ऊपर सीधा 12.5, कोई 20% वाला गेम नहीं करने का। ये 7,500 का टोटल किया बेटा, तो ये आ गया आपका, कितना आ गया, 1,12,500, 7,500, 1,20,000। अब अपने आप को पूछो कि क्या सर्च आ जाएगा, नहीं आने वाला, क्या रिबेट मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस केस में ऐसी से जोड़ करके ये आपका टैक्स पेपर आ जाएगा, वेरी सिंपल इट इज। तो देखो अगर पुराना वाला वहां पे आपका असेट भी ट्रांसफर किया है, नया वाला असेट मिला है बदले में, विच इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, तो नए वाले असेट के लिए कॉस्ट क्या लोगे, प्रीवियस असेट कॉस्ट, पीरियड भी क्या लोगे, जो नया वाली असेट है उसके लिए तो प्रीवियस असेट से लेकर के न्यू असेट का पूरा ले लोगे। क्लियरली अंडरस्टूड और नॉट? यस, समझ में आ गया। अब सर वहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी के तो ये जो केसेस हैं देख लेना, उसमें एक चीज दो चीज बता देता हूं। एक तो मैं रिडम्पशन ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बताता हूं, तो सुनो ना बेटा, अगर रिडम्पशन हो रहा है, रिडम्पशन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, सोवरेन जो आरबीआई इशू करता है, ठीक है, एक तो वो होना चाहिए, दूसरा रिडम्पशन होना चाहिए, मतलब रिडम्पशन से पहले अगर बेचा, तो कैपिटल गेन वहां पे आपका कंप्यूट करना पड़ेगा, ट्रांसफर माना जाता है। बट रिडम्पशन या मैच्योरिटी हो रहा है और वो बेचने वाला कौन है, वो
इंडिविजुअल है बेटा, तो उस केस में उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे और कैपिटल गेन कंप्यूट करने की जरूरत नहीं। पहला इंडिविजुअल है, मैच्योरिटी है और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, उनका रिडम्पशन हो रहा है, तो सीधी सी बात है उसको ट्रांसफर नहीं मानते, कैपिटल गेन कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, वहां पे आपको मैं बता देता हूं कि रिवर्स मोर्टगेज की स्कीम क्या होती है। तो रिवर्स मोर्टगेज स्कीम, अच्छा एक और चीज, ईजीआर है ना, ईजीआर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास में गोल्ड था, ये देखो गोल्ड था आपके पास में, उसको ईजीआर में कन्वर्ट कर दिया या ईजीआर को गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, तो इन दैट केस सर क्या कॉस्ट होगा नए वाले एसेट का? ऑब्वियसली पुराने वाला एसेट का कॉस्ट, सर नए वाले एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग पुरानी एसेट से लेके न्यू एसेट तक, ये इसी तरीके से डील करने का है। ओके, तो ये यहाँ पे एक मैंने छोटा सा रिवर्स मोर्टगेज का एक जो कॉन्सेप्ट है वो समझा देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिवर्स मोर्टगेज, रिवर्स मोर्टगेज, रिवर्स मोर्टगेज, रिवर्स मोर्टगेज। तो रिवर्स मोर्टगेज क्या बोलता है? अगर कोई सीनियर सिटीजन है और वो जो सीनियर सिटीजन है बेटा, उसके पास में एक घर है अपना और उसके पास में पैसे नहीं है, रेगुलर इनकम नहीं है, तो वो बैंक के पास में जाएगा। बैंक क्या बोलेगा? एक काम कर भाई, है ना, तू अपना घर हमारे पास में गिरवी रख दे, बदले में पैसा ले जा। तो बदले में जो मंथली या लमसम पैसा ले रहा है वो एग्जेम्प्ट होता है 1043 के अंदर। इस सीनियर सिटीजन को कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। और मान लो अगर ये पैसा नहीं दे पाया और बैंक को इसने घर ही ट्रांसफर कर दिया, तो दिस इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, क्योंकि बेचारे पास में खाने पीने को पैसा नहीं है, टैक्स कहां से भरेगा? दिस इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। लेकिन मान लो ये मर गया, मतलब जिंदा था तब तक उसी घर में रह रहा था, लेकिन मान लो मर गया, तो मरने के बाद में बैंक क्या करेगा? पहले तो लीगल एयर को बोलेगा, ये लीगल एयर ले, तेरे बाप दादा का घर है ना, ये ले ले, हमारा पैसा हमको दे दे। तो लीगल एयर ने हाँ बोला, ठीक है मैं आपका पैसा दे दूंगा, ठीक है मेरे को घर दे दो, तो इसको भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे, क्योंकि वहां पे ओनरशिप तो एक तरह से बैंक के पास में आ गया था, तो ऐसे बैंक लीगल एयर को ट्रांसफर करना, इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। हाँ, लीगल एयर के लिए कॉस्ट क्या होगा? तो लीगल एयर के लिए कॉस्ट वहां पे इस प्रीवियस ओनर का कॉस्ट हो जाएगा और प्लस बैंक को जो पे किया वो भी उसके कॉस्ट में ऐड कर देना है। लेकिन लीगल एयर ना बोलता है, नहीं 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 मेरे को कुछ नहीं करना है, तुम तुम्हारा जानो तुम्हारा काम जाने, तो बैंक उस केस में ऑक्शन करेगा, और ये जो ऑक्शन बैंक करेगा तो उस केस में उसको ट्रांसफर माना जाएगा, और बैंक को जो पैसा आएगा अपना पैसा साइड में निकाल लेंगे, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, और वो ऑब्वियसली सरकार को टैक्स भी पे करेंगे, कैपिटल कंप्यूट करने के बाद में, और जो बचेगा वो लीगल एयर को पैसा दे देंगे। उसके बाद में बेटा सेक्शन 45(1) आता है। 45(1) बात करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। सेक्शन 45(1) बोलता है डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। तो जब कभी भी कोई भी एसेट डिस्ट्रॉय हुआ, डिस्ट्रॉय होने का रीजन क्या है? नर्फ 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 मतलब नेचुरल कैलामिटीज, या फिर वहां पे आपका एनीमी अटैक हुआ है, या फिर बेसिकली राइट्स और सिविल डिस्टर्बेंस या एक्सीडेंटल फायर। तो जनरली ईयर ऑफ ट्रांसफर होता है ना, ईयर। अच्छा, वैसे यहाँ पे किसी और वजह से अगर डिस्ट्रक्शन हुआ है तो कैपिटल कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, बट अगर इन रीजन की वजह से अगर वहां पे आपका क्या हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, और सर वो उसको ट्रांसफर माना जाता है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट इन कैपिटल एसेट। और अगर साथ में अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम भी मिल रहा है, इंश्योरेंस क्लेम अगर रिसीव हो रहा है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है, तो आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा। कौन से ईयर में? ईयर ऑफ ट्रांसफर नहीं। अच्छा, ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या? ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन इज ईयर ऑफ ट्रांसफर, बट यहाँ पे ईयर ऑफ ट्रांसफर नहीं। जिस साल में आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा ना, जनरली ईयर ऑफ टैक्स क्या होता है? ईयर ऑफ ट्रांसफर, दैट इज डिस्ट्रक्शन। बट अगर डिस्ट्रक्शन वाला केस है तो ईयर ऑफ टैक्स, ईयर ऑफ ट्रांसफर नहीं होगा। जिस साल में आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है ना, उस साल में आपको कैपिटल कंप्यूट करना पड़ेगा। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लोगे? अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। अगर असेट के बदले में असेट मिला तो एफएमवी ले लोगे, सीआईआई अगर करना पड़ रहा है, इंडेक्स अगर किसी रीजन की वजह से इंडेक्स करना पड़ रहा है, तो जो मल्टीप्लायर में ईयर ऑफ ट्रांसफर आता हूं मैं उसके ऊपर, वो ईयर ऑफ ट्रांसफर डिस्ट्रक्शन वाला होगा। कैपिटल गेन किसी और ईयर में कंप्यूट हो सकता है, बट मल्टीप्लायर में ईयर ऑफ ट्रांसफर मतलब जिस साल में डिस्ट्रॉय हुआ था वो लेना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। पीरियड ऑफ होल्डिंग डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ बेसिकली ट्रांसफर तक मानना पड़ेगा। ऐसा समझ में नहीं आएगा, केस स्टडी लेते हैं वही वाला। ये देखो 1991 के अंदर 4 अगस्त 90 को श्री राजेंद्र गुप्ता जी ने एक शॉप खरीदा था रेंट पे देने के लिए। तो रेंट पे देने के लिए तो पर्सनल एसेट हो गया, डेप्रिशिएबल एसेट नहीं, बिजनेस में यूज थोड़ी है, तो डेप्रिशिएशन थोड़ी मिलेगा उसके ऊपर, तो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, ठीक है। कॉस्ट उसका 1 लाख था, स्टैम्प ड्यूटी। क्यों सर, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, डेप्रिशिएबल एसेट होता है सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग कैपिटल गेन कंप्यूट होता है, जहां पे डब्ल्यूडी भी लेते हैं हम लोग, कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पे आपका 1 लाख प्लस 10,000 1,10,000 का कॉस्ट हो गया। 1992 कुछ खर्चे का कोई मतलब नहीं है। फिर उन्होंने अपने सन मिस्टर नितिन गुप्ता को दे दिया, देने वाले का दिल साफ उनके मन में नहीं है पाप, इसलिए कैपिटल क्या हो जाएगा? माफ, जिसको मिल रहा है उसके हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होने वाला है, क्योंकि 56 अप्लाई नहीं होता था। अरे सेम 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 सेम। फिर उसके बाद में इसको भी इग्नोर करेंगे, 98 के पहले 2001 के पहले का, और 2001 का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो कि अभी ओनर हो गए नितिन गुप्ता जी, नितिन गुप्ता जी के लिए कॉस्ट क्या होगा? प्रीवियस ओनर का कॉस्ट, और दूसरा आता है 20 लाख 22 लाख विच एवर इज लोअर, तो ये 20 लाख और 20 लाख और 1,10,000 विच एवर इज हायर। अरे ये तो वही है, सेम है, तो डिट्टो डिट्टो, हाँ तो सेम ही है, तो इसीलिए तो ऐसे कर रहा हूं मैं रॉकेट की तरह। तो यहाँ पे विच एवर इज क्या आ जाएगा? हायर। 20 लाख का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया नितिन गुप्ता की, नाम बदले, अरे आत्मा वही है ना, तो 20 लाख आ गया। फिर उसके बाद में 3-4 में नितिन गुप्ता जी ने इंप्रूवमेंट करवाया, तो ऑब्वियसली नितिन गुप्ता जी को फायदा मिलेगा इसका। लेकिन 1 अक्टूबर 2009 के बाद में उन्होंने अपने क्यूट सन मिस्टर आयुष को, क्यूट
क्यूट, है ना। सी से क्यूट, क्यूट सन अपने आयुष को वहां पे क्या किया बेटा, ठीक है, उसको गिफ्ट दे दिया। तो देने वाले का दिल है साफ, उसके मन में नहीं है पाप, इसलिए कैप्टन क्या हो जाए माफ। लेकिन जो आयुष है उनका सन है, क्यूट सन है, क्यूट सन है, उसके हाथ में 56 टू रन में टैक्सेबल नहीं होगा। काई को सर, क्योंकि 1 अक्टूबर 2009 के बाद में होता है ना। लेकिन सन है ना बेटा, रिश्ता है ना, रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता पापा और बेटे का रिश्ता कहलाता है। तो उसके हाथ में 56 टू रन में टैक्सेबल नहीं हुआ, तो ये किसी काम का नहीं, बर्बाद है। अब ओनर कौन हो चुके हैं, अब क्यूट सन आयुष ओनर बन चुके हैं। तो जो क्यूट सन आयुष है उनके लिए सीधी सी बात है, कॉस्ट क्या होगा, वही 20 लाख होगा जो नितिन गुप्ता जी के लिए थी, जो एक्चुअली राजेंद्र गुप्ता जी के थ्रू आई थी। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से काउंट करोगे, यहीं से काउंट करना पड़ेगा। और क्योंकि देखो अभी तक किसी ने भी टैक्स नहीं पे कर रखा है, तो क्यूट सन जब भी उसको बेचेगा या ट्रांसफर करेगा तो उसको पूरे वैल्यू के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। इसीलिए पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर से लेते हैं, कॉस्ट भी लेते हैं, और ए इंडेक्स करना पड़ेगा। तो मंजुला जेशा है ना, ऊपर तो मल्टीप्लायर में तो ईयर ऑफ ट्रांसफर आएगा, नीचे मंजुला जेशा के हिसाब से प्रीवियस ओनर जब ओनर बना था वो वाला आप ले लोगे, तो यहां पे 2001-2 का ले सकते हो 100। कहानी में ट्विस्ट 2012-13 में खर्चा करवाया क्यूट सन के अंदर मिलेगा, तो देखो ये इंप्रूवमेंट मिलेगा, ये इंप्रूवमेंट मिलेगा। 24-25 के अंदर वहां पे आपका क्या होता है, ट्रांसफर होता है। कहां गया, 24-25 के अंदर ट्रांसफर होता है। अरे अरे क्यूट सन कहां चला गया, 24-25 के अंदर ये रहा। हाँ, 24-25 के अंदर ट्रांसफर होता कैसे, शॉप डिस्ट्रॉयड 31 दिसंबर 2021, शॉप डिस्ट्रॉयड इन एनिमी अटैक। ओ माय गॉड, एक रॉकेट आया, आयुष गुप्ता की दुकान में घुस गया, ब्लास्ट हो गया, आयुष गुप्ता की दुकान बर्बाद हो गई। वैल्यूएशन एक्सपेंस करवाया 1 लाख, इसी को मानेंगे ट्रांसफर एक्सपेंस, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रांसफर हुआ है तो कितना कंसिडरेशन आएगा, तो उसके लिए ट्रांसफर एक्सपेंस जरूरी है। ये आया ट्रांसफर एक्सपेंस। और यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ 101 लाख, तो ये फुल वैल्यू। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, इंश्योरेंस क्लेम 4 अगस्त 25 को, मतलब 25-26 में। सर ट्रांसफर 24-25 में, 31 दिसंबर 2024 को। लेकिन द पॉइंट इज बेसिकली यहाँ पे 4 अगस्त 25 को, ठीक है, आ रहा है, तो 25-26 में कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा। जिस साल में कंसिडरेशन मिल रहा है, फुल वैल्यू कंसिडरेशन मिल रहा है, इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, उस साल में आप कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे, ना कि ईयर ऑफ ट्रांसफर में, ना कि ईयर ऑफ ट्रांसफर में। तो सर वो तो बहुत सिंपल है, सेम ही आने वाला है। देख 101 लाख माइनस 1 लाख आप पे ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो कितना आया, 100 लाख। 100 लाख में से आयुष गुप्ता का कॉस्ट कितना है, 20 लाख माइनस करोगे, एंड वहां पे इंप्रूवमेंट माइनस करोगे, 4 लाख माइनस करोगे, एंड माइनस करोगे 5 लाख जो करवाया है, तो 71 लाख का ही आएगा, 71 लाख का आएगा। ये देख 71 लाख का, सेम 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 डिट्टो। अब टैक्स निकालेंगे, तो टैक्स निकाल, सब करना 25-26 में, असेसमेंट ये 26-27। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि जब टैक्स निकालेंगे तो सीधी सी बात है, 71 लाख के ऊपर माइनस 2.5 लाख ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर, रेसिडेंट इंडिविजुअल इन इमोबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड 23 जुलाई 2024 के पहले। शॉप है ना सर, तो भी इमोबल प्रॉपर्टी हुआ ना बेटा, 23 जुलाई 2024 के पहले खरीदा था, बाद में ट्रांसफर कर रहे हो, तो माइनस 2.5 लाख किया, इसके ऊपर 12.5% ये टैक्स आया। और आप विद इंडेक्स वहां पे करोगे, तो विद इंडेक्स में कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। सर मंजुला जेशा वाली हो तो हमको मालूम है, अरे गिवार उससे भी इंटरेस्टिंग। देख तू कैपिटल गेन कंप्यूट प्रीवियस ईयर 25-26 में कर रहा है, लेकिन ईयर ऑफ ट्रांसफर 24-25 है, तो मल्टीप्लायर में तू 376 लिख देगा, ये तेरे से गलती हो जाएगी। ईयर ऑफ ट्रांसफर 24-25 है, डिस्ट्रक्शन उस साल में हुआ है, वो लेना पड़ेगा, ये एक छोटी सी चीज है। और वहां पे तो नीचे तो मंजुला जेशा के हिसाब से आएगा, वही हम कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ईयर ऑफ ट्रांसफर लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से तेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, और इसमें से 4 लाख तो माइनस 2.5 लाख माइनस करेगा, बच्चे को 20% ही आया, विच एवर इज लोअर तेरा आ गया। अब विच एवर लोअर में देख टैक्स तो खाली इतना ही आ रहा है, कैपिटल गेन टेक्निकली तेरा 5 लाख का आ रहा था, फिर भी देख सरचार्ज लग जाएगा, क्योंकि तेरा टोटल इनकम 71 लाख, तो ये तेरा वहां पे इस तरीके से टैक्स पेबल आ जाएगा, ठीक है, राउंड ऑफ कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। इसके बाद में अल्टरनेटिव, जब आयुष अगर ओनर बिना था, मतलब एक्ट के हिसाब से करोगे तो चीज़ें थोड़ी सी अलग है, मैंने समझाया, देख लेना मतलब क्या करना है, मेरे को तो उस हिसाब से टैक्स इतना आ रहा है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। चलो आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट वहां पे आपका आता है 45-2 कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो यहाँ पे ये जो कैपिटल एसेट ने जो कन्वर्ट किया है स्टॉक इन ट्रेड के अंदर, उसको बाद में बेचा है, तो उस टाइम पे आप जब ट्रांसफर करोगे, तब बेसिक कन्वर्जन करोगे तो उसको ट्रांसफर तो माना जाएगा। कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज ट्रांसफर, बट कैपिटल गेन आप तब कंप्यूट करोगे जब आपके पास 45-2 जब आपके पास पैसा आएगा, मतलब स्टॉक इन ट्रेड सेल करोगे तब पैसा आएगा। तो स्टॉक इन ट्रेड सेल करोगे तो आपको पीजीपी भी कंप्यूट करना पड़ेगा, कैपिटल गेन भी कंप्यूट करना पड़ेगा। कैसे?
तो बेटा जो भी आपने स्टॉक इन ट्रेड बेचा उसका आप सेलिंग प्राइस क्या करोगे, लोगे वहां पे जितने में स्टॉक इन ट्रेड बेचा उसका जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट, तो कॉस्ट कैसे, जिस दिन आपने कन्वर्जन किया था ना, कन्वर्जन कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड, वो फेयर मार्केट वैल्यू वही स्टॉक का कॉस्ट हो जाएगा, तो वो आप माइनस करोगे, प्लस अगर पीजीपी में और भी कोई डिडक्शन है तो वो भी माइनस कर दोगे, इस तरीके से पीजीपी आएगा। कौन से ईयर में, जिस साल में स्टॉक बेचोगे। अब कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करोगे, ये भी उस साल में कंप्यूट करोगे जिस साल में आपने स्टॉक बेचा है, ईयर ऑफ ट्रांसफर में नहीं, स्टॉक बेचा है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडर क्या लोगे, वही एफएमवी जो डेट ऑफ कन्वर्जन, समझा रहा हूं। और ट्रांसफर एक्सपेंसेस वहां पे आपको माइनस करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो भी था माइनस करोगे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। जनरली ईयर ऑफ टैक्स क्या होता है, ईयर ऑफ ट्रांसफर। हाउएवर इन केस ऑफ कन्वर्जन ईयर ऑफ टैक्स क्या होगा, जिस साल में स्टॉक इंटेड सेल हुआ है। अगर स्टॉक इंटेड पार्टली सेल हुआ है, पार्टली, पूरा स्टॉक सेल नहीं हुआ है, पूरा स्टॉक सेल नहीं हुआ है, तो उस केस में बेटा कैपिटल गेन भी आपको वहां पे पार्टली ही लेना पड़ेगा, पार्टली ही लेना पड़ेगा, पूरा लेने की जरूरत नहीं है। अब टैक्सेबल बेसिकली क्या करो, कंप्यूट एक बार में कर सकते हो, वन टाइम कंप्यूट करोगे, बट टैक्सेबल जितना स्टॉक सेल हुआ है उतना प्रोपोर्शन में ही आपको कैपिटल गेन टैक्सेबल करना पड़ेगा उस साल में, बाकी बचा हुआ स्टॉक जब सेल करोगे तो उस साल में आपको वो करना पड़ेगा। CII ऑब्वियसली मल्टीप्लाई में ईयर ऑफ ट्रांसफर ही लेना है, ठीक है, पीरियड ऑफ होल्डिंग, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ कन्वर्जन है। कहानी इसको मैं जबरदस्त इंटरेस्टिंग बना रहा हूं, और सुन बेटा, अब तेरे को कसम है, सच में कसम है, अगर तेरे को ये वाला केस सच में अच्छा लग रहा है, थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, तो बिना लाइक किए, सर आपके बोलते हुए 3 बार लाइक किया, लाइक अनलाइक हो रहा है सर, अरे तो दूसरा आईडी से करना। ऐसे मैं फेक में बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन ऑब्वियसली शेयर कर दे, अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दे, मैक्सिमम दोस्तों को अपने ग्रुप्स में, तेरी जो भी क्लासेस का ग्रुप है सब में शेयर करना, भला हो जाएगा, क्योंकि ये वाला आ सकता है एग्जाम में, ऐसा मेरे को अंदर से फीलिंग आ रहा है, अंदर से आ रहा है, इसलिए बोलो देख, अगर ज्यादा लोग को शेयर करेगा ना, तो ज्यादा लोग को तो हो सकता है, मतलब ये भगवान भी सुन ले कि नहीं यार थोड़ा सा, अरे सर ज्यादा लोग को शेयर कर, ज्यादा लोग को सीखने को मिल जाएगा ना। अरे बेटा यार, ये हो गया ना तेरे अंदर लालचीपन, ज्यादा लोग को शेयर कर, उससे तेरे को क्या मतलब है, तेरे को तो आ रहा है ना, तू तो करके आएगा ना, बाकी लोग के पास हो जाएंगे तो भला होता है ना, थोड़ा कर भला हो भला, सीधी सी बात है। अब देख एक केस स्टडी यहां पे मैं बताता हूं आपको, जबरदस्त, ठीक है, इधर ध्यान देना, वही वाली कहानी है, मिस्टर SRP, मेरे दादाजी ने गोल्ड खरीदा था, नहीं मैं उनका पोता गोल्ड हूं, लेकिन ऑब्वियसली मतलब सीधी सी बात है, ये फिजिकल गोल्ड की बात हो रही है, किसी और गोल्ड की बात हो रही है, वो पीले कलर का होता है, मैं तो गोरा होना, ठीक है, ओके, मारता नहीं मार, ऐसे बोला कालिए, पढ़ाना चुपचाप, मेरे को मालूम है तू बोल रहा है बेटा, है ना, बोल रहा है बेटा, देख देख ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, सब देख रहा है। तो गोल्ड खरीदा था, एक्विजिशन गोल्ड किया था मेरे दादाजी ने, कॉस्ट था 1 लाख, वैल्यूएशन एक्सपेंस 10,000, कॉस्ट वहां पे 1,10,000 हो गया कॉस्ट, कहानी वही, ज्वेलरी बनाया, मेकिंग चार्ज भाड़ में गया, देने वाले का दिल था साफ, मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को दिया, देने वाले का दिल था साफ, उनके मन में नहीं था पाप, इसलिए कैपिटल क्या हो गया माप, मेरे पिताजी को मिला 56(2)10 में टैक्सेबल नहीं होने वाला, क्योंकि 1 अक्टूबर 2009 के पहले कोई भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलता था, सेक्शन अप्लाई नहीं होता था। फिर मेरे पिताजी ने पॉलिश करवाया, इंप्रूवमेंट भाड़ में गया, एफएमवी, यहाँ पे एसडीवी नहीं होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो एफएमवी 1 अप्रैल, तो अब मेरे पिताजी ओनर है, मेरे पिताजी का कॉस्ट क्या होगा, 1,10,000 और 20 लाख, विच एवर इज हायर, तो 20 लाख, कहानी सर वही डिट्टो डिट्टो वही है। मेरे पिताजी ने पॉलिश करवाया 4 लाख का, ऑब्वियसली उनको बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन 1 अक्टूबर 2009 के बाद में उन्होंने अपने सन, मतलब मुझे, है ना, उनके लायक सन मिस्टर ARP, है ना, उसको वहां पे गिफ्ट किया। तो सर ऑब्वियसली 1 अक्टूबर 2009 के पहले भी होता, बाद में भी होता, क्योंकि सन को दिया है, तो देने वाले का तो दिल वैसे भी साफ है, उनके मन में तो पाप नहीं है, उनका तो कैपिटल गेन माफ हो जाएगा, लेकिन मेरा भी 56(2)10 में कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिलेटिव से मिल रहा है। तो देखो अभी तक ना इन्होंने भरा, ना मैंने भरा, अब जब मैं बेचूंगा तो मुझे पूरे, क्योंकि सब फायदा भी तो मुझे हो रहा है ना, इतना जो गेन हुआ है फायदा भी तो मुझे हो रहा है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि जिसको फायदा हो कम से कम वो तो टैक्स भरे इतना पूरे गेन के ऊपर, तो मेरे लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग यहां से देखा जाएगा। अच्छा मेरे लिए कॉस्ट बेटा 20 लाख, मेरे लिए कॉस्ट जो पिताजी का कॉस्ट था, प्लस पिताजी ने जो इंप्रूवमेंट करवाया वो बेनिफिट मिलेगा, मैं आगे जो इंप्रूवमेंट करवाऊंगा उसका बेनिफिट मिलेगा, है ना, ये तो क्लियर हो गया, एकदम सिंपल सी बात होगी, यहां तक तो हम आ गए वहां पे। और यहाँ पे इंडेक्स इंडेक्स बेसिकली करना है नहीं करना है वो अलग बात है, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। तो अब 23-24 की बात थी, 21 मार्च 2024 को
ठीक है, कैपिटल असेट को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक एंड ट्रेड के अंदर मैंने, इसको माना जाएगा ट्रांसफर। ये हो गया ट्रांसफर। उस दिन वैल्यूएशन एक्सपेंस 1 लाख का करवाया और फेयर मार्केट वैल्यू बन के आती है 101 लाख, तो बेटा ये फेयर मार्केट वैल्यू मेरे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगी, और स्टॉक के लिए बिजनेस में ये स्टॉक का क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। और ये वैल्यूएशन एक्सपेंस कैपिटल गेन के अंदर ट्रांसफर एक्सपेंस माना जाएगा। पीजीपी में इस खर्चे का कुछ नहीं करना है, क्योंकि वैल्यूएशन कन्वर्जन के टाइम पे करवाया है ना, तो बेसिकली वो ट्रांसफर एक्सपेंस माना जाएगा। तो इस तरीके से इसको वहां पे आप लोगे। लेकिन कैपिटल गेन 23-24 में थोड़ी कंप्यूट करोगे, वो तो जब स्टॉक बेचेगा तो 25-26 में स्टॉक बेचा, लेकिन पूरा नहीं बेचा, खाली 50% स्टॉक बेचा है 60 लाख का, तो आपको कैपिटल गेन में 50% टैक्सेबल करना पड़ेगा। बट कंप्यूट एक बार में पूरा कर लेना, एक बार में पूरा कर लेना, ठीक है, एक बार में पूरा कर लेना। और पीजीपी आप कंप्यूट करोगे तो 60 लाख तो ले लोगे पीजीपी, लेकिन उसका आप माइनस करोगे खाली 50% ना, 101 लाख का 50% ही माइनस करोगे, क्योंकि पूरा स्टॉक नहीं बेचा ना यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पीजीपी कंप्यूट कर सेलिंग प्राइस ले लिया 50% का 60 लाख, और कॉस्ट एफएमवी ऑन कन्वर्जन खाली 50% ही लेना है दोस्त। 50% तुमने माइनस किया तो दिस इज पीजीपी। इंटरेस्टिंग कैपिटल गेन है सर। कैपिटल गेन कंप्यूट हो रहा है प्रीवियस ईयर 25-20 असेसमेंट 26-27, जिस साल में जिस टाइम पे स्टॉक बेचा है, स्टॉक इस दिन बेचा है, लेकिन ट्रांसफर हुआ था 21 मार्च 2024। 23 जुलाई 2024 के पहले ट्रांसफर है रे। 23 जुलाई 2024 के पहले ट्रांसफर है, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट है। गोल्ड के केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग वहां पे आपका पहले 36 मंथ होता था, तो 36 मंथ से ज्यादा पीरियड ऑफ होल्डिंग है। इसी केस में ये यहां से यहां तक पीरियड ऑफ होल्डिंग आएगा। सर इंडेक्सेशन बेनिफिट कैपिटल गेन कंप्यूट करते, ओ माय गॉड, यस सर। ये देख अभी इससे पहले जो किया था ना, ये देख ये किया था ना, इसमें क्यों हमने कैपिटल गेन कंप्यूट करते टाइम क्यों नहीं किया था, क्यों? क्योंकि यहां पे देख ट्रांसफर का डेट 31/12/24 था, मतलब 23 जुलाई 2024 के बाद में था। अगर ये भी 23 जुलाई 2024 के पहले होता तो सर कैपिटल गेन कंप्यूट करते टाइम भी इंडेक्सेशन होता, भले आप कैपिटल गेन यहां पे कंप्यूट करते, बट मैंने जानबूझ के लिया था। तो इस केस में तो क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी था, तो इसलिए बाद में टैक्स कंप्यूट करते टाइम कर लिया था, लेकिन कैपिटल गेन कंप्यूट करते टाइम नहीं करना था। लेकिन इधर देख, ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, फिर भी देख, फिर भी खेल दे 23 जुलाई 2024 के पहले ट्रांसफर हुआ है। तो कैपिटल देख यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग 4 अगस्त 90 से 21 मार्च 2023 डेट ऑफ कन्वर्जन, और 36 मंथ से ज्यादा, क्योंकि 23 जुलाई 2024 से पहले 36 मंथ होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शैल बी विद इंडेक्सेशन निकालना पड़ेगा। तो फुल वैल्यू एफएमवी कन्वर्जन सेम, बट यहाँ पे कहानी में अलग है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो 20 लाख था ना मेरा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो दादाजी का था, ये देखिए यहाँ पे पूरा प्रीवियस का लेंगे 49(1) मैंने बोला था प्रीवियस का लेने का है, तो ये तो 20 लाख आ गया। लेकिन देख इधर 20 लाख इनटू कहानी में ट्विस्ट 348 ईयर ऑफ ट्रांसफर 23-24 का लेगा। मेरे को अंदर से फीलिंग आ रहा है बेटा, आया ना, प्लीज 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 आया ना, कैसे भी आ सकता है। तो ये प्लीज 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 है ना, इसको अच्छे से करके जाना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो 23-24 का आपका आ जाएगा 348, और मल्टीप्लायर में तो मंजुला जेशा फॉलो करने का है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। 100 ले लिया, 6960 इज योर बाकायदा कैपिटल गेन विद इंडेक्स, नहीं सॉरी कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। अब इस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आपने माइनस किया, इसी तरीके से इंप्रूवमेंट का भी इंडेक्सेशन होगा, और 348 ईयर ऑफ ट्रांसफर का ही लोगे, इस तरीके से माइनस किया। दिस इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट ये तो बेटा पूरा 100% का है, और आपने स्टॉक तो 50% ही बेचा है, तो इस साल बस खाली आपको 50% ही आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा टैक्सेबल। जब बचा हुआ स्टॉक सेल होगा तब आपको लेना पड़ेगा। इस तरीके से एनटीआई आएगा। अब बेटा इसके ऊपर जो टैक्स है ना, आपको 20% से है ना, इस वाले पे 20% से टैक्स लेना है, उसके ऊपर तो स्लैब रेट से टैक्स आ जाएगा क्योंकि एआरपी इंडिविजुअल है, जो भी रिजीम है, बट इसके ऊपर 20% से टैक्स लोगे, क्योंकि 20% ऑब्वियसली 12.5% विदाउट इंडेक्स होता तो आता है, बट इसके ऊपर 20% से आपको टैक्स लेना पड़ेगा। मैं टैक्स हालांकि यहाँ पे लिया नहीं है, बट 20% से टैक्स लेना पड़ेगा, ये चीज ध्यान देना है। और बचा हुआ जब भी स्टॉक बेचा जाएगा तो बचा हुआ सीधा यहाँ पे जो रिमेनिंग कैपिटल गेन है ना 50%, मतलब वही सेम 446, उस साल में वो टैक्सेबल हो जाएगा। कंप्यूट आप वन टाइम कर लो, वन टाइम कंप्यूट कर लो,
वन टाइम कंप्यूट कर लो। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, मॉड्यूल में भी, अपनी बुक के अंदर भी है, जहां पे हर्षिता करके एक लड़की है, अपने लैंड को कन्वर्ट कर रही है स्टॉक इन ट्रेड में, फिर वो 15 फ्लैट बनाती है, 15 में से फिर वो क्या करती है 10 फ्लैट बेचती है। तो उधर भी सेम देखो, सेम इंडेक्सेशन के साथ में आपको कहानी मिलेगी, सेम 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 सेम। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको भी करना। क्यों इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके सामने ना जब कैपिटल कंप्यूट करना पार्टली लिया, और वहां पे वो 54 ईसी में बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर रही है। तो जब उसके बाद पैसा आया ना, वहां से 6 महीना काउंट करने का, वहां से 6 महीना काउंट करने का, तो 50 लाख उसने, हालांकि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ किया है, बट 50 लाख का ही। सर आपने तो पूरा क्वेश्चन ही करवा दिया, यही बेटा है ना। तो इसलिए वो हर्षिता वाला क्वेश्चन प्लीज करके जाना, तो आप वहां पे माइनस करोगे जो भी 54 ईसी का जो एग्जाम्पशन है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के सामने, और वो वहां पे विद इंडेक्स किया है उन्होंने, क्योंकि डेट ऑफ ट्रांसफर मैटर करता है बेटा। तो ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से कोई करवा रहा हूं, अगर मैं अपनी मर्जी से करवाता, हाँ ये जरूर है कि उस केस में शायद इंस्टीट्यूट आपको टैक्स निकालने को ना बोले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 20% शायद पढ़ाया भी ना होगा टीचर्स ने। पढ़ाना चाहिए, गलत है वो चीज, अगर नहीं पढ़ा रहे तो गलत है, बट बहुत सारे शायद इंस्टीट्यूट टैक्स निकालने को ना बोले, लेकिन कैपिटल गेन तो निकालना पड़ेगा ना वहां पे, जब इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में वो क्वेश्चन दे रखा। तो इसीलिए मेरे को अंदर से ऐसा फीलिंग आ रहा है। और बेटा सच में अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो एग्जाम के बाद में आके वापस वीडियो के नीचे कमेंट करना, वापस वीडियो के नीचे सर जो बोला वही आया, ऐसा मतलब थोड़ा सा प्लीज करना, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बाकी के भी रिवीजन लेक्चर्स है, सब अपलोडेड है, प्लीज उनको शेयर करना। तो ये था अपना 45(2). उसके बाद में आता है 45(5). 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। तो जब कभी भी बेसिकली अपना कोई भी कैपिटल एसेट कन्वर्जन, सॉरी कैपिटल एसेट क्या होता है, कंपल्सरी एक्वायर होता है, तो बेटा वहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग, डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ ट्रांसफर का वो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है। ठीक है, बट कैपिटल गेन तब कंप्यूट करते हो जब आपको फुल वैल्यू कंसिडरेशन मिलता है, जो कंपनसेशन मिलता है। अगर कॉम्पनसेशन बेसिकली आपको कैसे मिल रहा है, इनिशियल कॉम्पनसेशन अगर आपको इंस्टॉलमेंट मिल रहा है, तो इन दैट केस बेटा आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिस साल में मिलेगा उसी साल में पूरा का पूरा आप कैपिटल गेन वन टाइम कंप्यूट कर सकते हो, वन टाइम कंप्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑब्वियसली जिस साल में कंपनसेशन मिलेगा उस साल में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा ईयर ऑफ डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उस केस में अगर बाद में मान लो एनहांस्ड कंपनसेशन मिलता है, एनहांस बढ़ के आता है, तो एनहांस कंपनसेशन के सामने खाली लीगल एक्सपेंस माइनस होते हैं और कुछ माइनस नहीं होता है। और अगर ओरिजिनल शॉर्ट टर्म था तो वो भी शॉर्ट टर्म, ओरिजिनल लॉन्ग टर्म था तो वो भी लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। बट एनहांस कंपनसेशन अगर आपको इंस्टॉलमेंट मिलता है तो वो एज एंड व्हेन रिसीव, एज एंड व्हेन जब रिसीव होगा तब तक वो कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होता रहेगा। और एनहांस कंपनसेशन अगर कोर्ट के ऑर्डर मिला, कोर्ट का ऑर्डर जो था इंटरिम ऑर्डर था, फाइनल ऑर्डर नहीं था, तो बेटा उस केस में वो इंटरिम ऑर्डर पे रिसीव हुआ, टैक्सेबल नहीं होगा। जब फाइनल ऑर्डर आएगा तब वो आपका एनहांस कंपनसेशन टैक्सेबल होगा, ये चीज ध्यान रखने है। अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो तो इंटरेस्ट एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है, और उसके सामने 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, और वो ऑलवेज रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल होता है। कौन सा ईयर का वो मैटर नहीं करता, रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल होगा। यहाँ पे बेटा सीआई का कॉन्सेप्ट सेम है, जिस साल का ईयर ऑफ ट्रांसफर है ना, ऊपर जो हमने पढ़ा ना अभी, वो सेम से पीरियड ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ ट्रांसफर लेना है, और ये सारी की सारी लीगल एक्सपेंस बताओ, तो ये वहां पे आपका हो जाता है। ओके, अभी इसमें भी एक केस स्टडी है। केस स्टडी एक्चुअली क्या है कि मैंने फाइनल के अंदर मैंने कवर करवा रखा है, फाइनल में करवा रखा है। ठीक है, तो वो आप वहां से एक बार समझ लो, इसका जो भी आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, तो कंपलसरी क्वेश्चन लैंड बिल्डिंग बोथ। तो सपोज वही यहाँ पे वही सेम लेते हैं, राजेंद्र गुप्ता 1991 में खरीदा था, बस फर्क क्या था कि वो एक बेसिकली शॉप था जो कि अक्वायर किया था किस कौन से पर्पज के लिए, रेंट पे देने के लिए। तो यही कॉस्ट है, सेम 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 सब कुछ सेम है। यहाँ पे देखो सब कुछ सेम होने वाला है। द ओनली थिंग इज 24-25 में ट्रांसफर किया, 20 जून 2024, 24-25 में 20 जून 2026 को, 20 जून 2024 को, 20 जून, तो ये तो 23 जुलाई 2024 के पहले हो गया। 23 जुलाई 2024 के पहले कंपलसरी एक्वायर हो गया गवर्नमेंट ने, और कॉम्पनसेशन डिसाइड हुआ 101 लाख, वैल्यूएशन एक्सपेंस वही 1 लाख है, तो वो तो सब कुछ सेम है, डेटा सेम है। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 4 अगस्त 25 को मिलता है 40 लाख का। तो बेटा इस साल में 25-26 में पूरा का पूरा कैपिटल गेन, यहाँ पे टुकड़ों में नहीं, पूरा का पूरा कैपिटल गेन इसी साल में 25-26 में कंप्यूट होगा। लेकिन क्योंकि 24-25 में 23 जुलाई 2024 के पहले ट्रांसफर हुआ था, तो देखो यहां पे इस केस में बेटा इंडेक्सेशन होगा कैपिटल गेन कंप्यूट करते टाइम। ये देख यहाँ पे, ठीक है, ये तो सेम है। ये देख इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये पूरा लिखा है, कंप्यूटेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से, 20 जून 2024 तक फॉर मिस्टर आयुष। ठीक है, ये हो गया ईयर इन विच द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव, और ट्रांसफर 28 जून 2024 को हुआ है, बिफोर 23 जुलाई 2024, तो इंडेक्सेशन होगा। तो वो तो देखो फुल वैल्यू भले आपको मिला
40 लाख है, बट आप यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट लोगे फर्स्ट जिस इंस्टॉलमेंट में आया उसमें से, तो यहाँ पे देखो 20 लाख सेम एज जो है ना पहले लेते थे वैसे ही निकाला हमने। 363 सीआई ईयर ऑफ ट्रांसफर 24-25 में ट्रांसफर हुआ था, अपॉन सीआई मंजुला जेशा के हिसाब से वो हो गया। और यहाँ पे भी देखो 363 ईयर ऑफ ट्रांसफर में लेना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल 5 लाख रुपए आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल 5 लाख आएगा, ठीक है। और बैलेंस 61 लाख रुपए बाद में जब कभी मिलेगा सेकंड इंस्टॉलमेंट तो उसको इग्नोर करो, क्योंकि ऑलरेडी आपने तो पूरा का पूरा कैपिटल कंप्यूट कर लिया है, तो ये अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ओकेशन वगैरह निकालना तो हमने डिस्कस कर लिया। अब मान लो फ्यूचर में आयुष गुप्ता है ना, वहां पे क्या करता है, इनकर कर लेता है लीगल एक्सपेंसेस 50,000 का और कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर, और कोर्ट ने 5 लाख का एनहांस कंपनसेशन दे दिया फ्यूचर में 26-27 में, और साथ में 2 लाख का इंटरेस्ट भी दिया, बट वो 2 लाख का इंटरेस्ट अलग अलग पीरियड को बिलोंग करता था। तो आयुष को वहां पे है ना वो 68 लाख मिला। कैसे 68 लाख बेटा, तो देखो 61 लाख तो वो भी बचा हुआ भी मिलेगा ना, जो इनिशियल वाला था वो 61 प्लस 5 लाख हो गया आपका, कितना हो गया 66 हो गया, और 2 लाख रुपए इंटरेस्ट हो गया 68 लाख। तो उसमें से 61 लाख को तो इग्नोर करने का, बस खाली 5 लाख कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म था तो ये भी लॉन्ग टर्म हो जाएगा, और उस 5 लाख में से खाली 50,000 माइनस होगा लीगल एक्सपेंस, और कुछ माइनस नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पे फुल वैल्यू कंसीडर एनहांस वाला पीरियड ऑफ होल्डिंग वही पुराना वाला लेना है, ठीक है। लीगल एक्सपेंस आपका 450 टोटल आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट बेटा 2 लाख अलग अलग पीरियड का नहीं, जिस साल में रिसीव हुआ है ना प्रीवियस से 26-27 उसी साल में टैक्सेबल होगा, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो टैक्सेबल होता है, बस 50% का स्टैंडर्ड एक्शन जरूर मिल जाएगा जिस साल में रिसीव हुआ उस साल में। तो इस तरीके से आपका टोटल इनकम आ जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहां तक एक बार हम लोग करते हैं, बाकी का और मैं आपको करवा दूंगा पूरा कैपिटल, क्योंकि मैं डिटेल में करवा रहा हूं तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको मैं 2 वीडियो के अंदर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा हूं। प्लीज इसको अच्छे से कीजिएगा, और इससे रिलेटेड जो भी केस स्टडीज वगैरह वो सारे अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। मजा आएगा, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मतलब समझो इतना कर लिया ना हमने, तो समझो कि हमने 70% ऑफ कैपिटल गेन कर लिया है। हाँ जी सर, बाकी की जो सेक्शन है वो इंडिविजुअल सेक्शंस के ऊपर है सर, लेकिन अभी तो 112, 112A, 111 की टैक्स रेट वगैरह नहीं आई ना, वो बहुत छोटी छोटी है। कैपिटल कंप्यूटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, टैक्स रेट इतना नहीं है। 50C वगैरह आपको वैसे मालूम भी है, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। एक और छोटा सा वीडियो आएगा, कैपिटल गेन विल बी डन। तो एक बार प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और ऑब्वियसली दूसरा वीडियो चाहिए आपको तो भर भर के शेयर करो, है ना। मैं कम से कम 100 लाइक्स का टारगेट देता हूं, 100 लाइक्स अगर मिल जाएंगे तो मैं जल्दी एकदम मतलब फास्ट दूसरा वीडियो भी आपको दे दूंगा, ओके। एकदम फटाफट मैक्सिमम लोगों को आप ये वीडियो पहुंचाइए। चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट।